सबके पास विजिबल है? ये दिल भाई विजिबल है। यार बस मुझे 1 मिनट दो, इस्माइल से भी मैं पूछ रहा हूँ अगर उनमें से कोई वैसे तो इस्माइल ही आ जाएगा। ठीक है यार, स्टार्ट करते हैं। बस 1 मिनट और, 3-5 पे स्टार्ट कर देंगे। उससे पहले थोड़ा सा हाई हेलो कर लेते हैं। डॉगर फॉर्म किस किसने यूज किया है? कोई कुछ कह रहा है तो मुझे आवाज नहीं आ रही। यूज नहीं किया है मगर यह है कि सुना जरूर है उसके। हम्म, ठीक है, सेशन स्टार्ट कर लेते हैं। आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू क्यूबरनेटीज। और सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है कि हमें क्यूबरनेटीज चाहिए क्यों। अगली स्लाइड पे चलते हैं तो इसमें हम देख लेते हैं हम लोग क्या क्या कवर कर रहे होंगे। आज का जो सेशन होगा वो हम लोग इंट्रोडक्टरी लेवल का ही रखेंगे। आज हम लोग कमांड्स वगैरह या इन चीज़ों को नहीं देखेंगे कि हमें चलाना कैसे है क्यूबरनेटीज को। लेकिन क्योंकि हम लोगों ने पहली जो ट्रेनिंग की थी, पहली जो 2 ट्रेनिंग्स हुई थी वो डॉकर पे थी और कंटेनराइजेशन पे थी। अब हमारा ये वाला काम तो हो गया कि कंटेनराइजेशन हो गई, हमने डॉकर को सीख लिया। लेकिन इससे अगला स्टेप क्या है, हाउ कैन वी मेक श्योर कि जो काम हम लोग कर रहे हैं वो हम लोग क्लाउड पे लेके जाएं तो उसकी स्केलिंग वगैरह का हमें कोई इशू ना हो, या अगर हम लोकल उसका कोई क्लस्टर सेटअप कर रहे हैं तो हमें लोकली कोई इशू ना हो। तो सबसे पहली चीज ये है कि ऑर्केस्ट्रेशन का किसी को आइडिया है तो थोड़ा सा इंटरेक्टिव रखते हैं सेशन को। अगर किसी को कोई आइडिया है तो वो बिल्कुल माइक अनम्यूट करके बताए, नहीं तो फिर आगे चलते हैं ऑर्केस्ट्रेशन को डिस्कस करते हैं कि क्या चीज है। सो आई एम अज्यूमिंग कि आइडिया नहीं है, या है तो कोई बोलना नहीं चाह रहा। खैर, तो ये जो स्लाइड्स मैंने बनाई हैं ये रन टाइम पे बहुत क्विकली मैंने बनाई हैं, जिसमें सारी चीजें मैंने लिख दी हैं। आई एम नॉट एग्जैक्टली श्योर कि वो कितनी हेल्पफुल होंगी, लेकिन इस ही लिए मैंने ये जितनी भी स्लाइड्स हैं वो शेयर कर दी हैं। अगर कोई पढ़ना चाहे हर हर पॉइंट को तो वो देख सकता है। जिस वक्त हम लोग कोई भी एप्लीकेशन अपनी कंटेनराइज करते हैं तो अगला स्टेप ये होता है कि उसको रन कैसे करेंगे और उसका लाइफ साइकिल कैसे मैनेज होगा। जिस वक्त मैंने कोई एप्लीकेशन कंटेनराइज कर दी, अब मैं रन कर रहा हूँ उसको, तो उसका लाइफ साइकिल जो होता है स्टार्ट होगा, मतलब कंटेनर कोई स्टार्ट होगा, पॉज्ड स्टेट में होगा, टर्मिनेटेड स्टेट में होगा या डिस्ट्रॉयड स्टेट में होगा। तो ये 3-4 चीजें हैं। इसके साथ साथ जिस वक्त भी मैं अपने कोई भी कंटेनर की मैं बात करता हूँ तो उसमें एक कॉन्सेप्ट आ जाता है जो हम लोग ये बार बार सुनते हैं कि कंटेनर्स जो हैं यूजुअली बहुत लाइट वेट होते हैं और इसमें स्केल वगैरह करना बहुत ज़्यादा आसान होता है, ट्रिवियल होता है। तो ये वाली सारी चीज़ें कैसे होती हैं, जो ऑर्केस्ट्रेशन टूल्स होते हैं ये हमें अलाउ करते हैं कि जो भी कंटेनर हमारा चल रहा है तो उसमें हम लोग ये सारे काम कर सकें।
तो उसमें से सर फ़हरिस्त जो चीज़ है कि हमें जो ऑर्केस्ट्रेशन टूल्स होते हैं वो डिप्लॉयमेंट में आसानी देते हैं, मतलब हमें एक फीचर देते हैं कि हम उनको आसानी से डिप्लॉय कर सकें अक्रॉस मल्टीपल नोड्स। अगर मुझे स्केलिंग करनी है तो रन टाइम पे मैं उसको स्केल अप भी कर सकूं और स्केल डाउन भी कर सकूं। स्केल अप और डाउन से क्या मुराद है कि जिस वक्त मेरी ट्रैफिक बढ़ रही है, अगर मेरी कोई वेब एप्लीकेशन है या मेरी कोई एनालिसिस की एप्लीकेशन है और उस वक्त कोई स्पेसिफिक लोड आता है किसी पर्टिकुलर इंस्टेंस पे, या मैं कम टाइम में ज्यादा चीजें प्रोसेस करना चाहता हूँ, तो उस पर्टिकुलर टाइम पे मैं उसको स्केल अप कर दूंगा। अब जिस वक्त हम लोग कंटेनर की बात करते हैं तो कंटेनर तो हम लोग बना देते हैं, कंटेनर के अंदर कोई ऐसी फंक्शनैलिटी नहीं होती जो स्केल अप कर देगी या स्केल डाउन कर देगी। तो हमें ऑर्केस्ट्रेशन के टूल्स चाहिए होते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि ऑर्केस्ट्रेशन में अवेलेबिलिटी, मतलब टूल्स की अवेलेबिलिटी क्या क्या है जो बहुत मशहूर टूल्स हैं या जो हमारे यूज केस के टूल्स हैं जो हम लोग मैट्रिक्स सिस्टम्स में यूज करते हैं, तो उनको हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, जहाँ पे हम ऑर्केस्ट्रेशन की बात करते हैं, यहाँ पे तीसरा इसका एक बहुत यूज़फुल फीचर है हाई हाई अवेलेबिलिटी का। जिस वक़्त हम लोग कंटेनर्स को मल्टीपल रेप्लिका सेट्स चला रहे होते हैं या एक से ज़्यादा इंस्टेंस चलाते हैं किसी भी कंटेनर के, जैसे मैं बोलता हूँ कि मुझे अपनी एप्लीकेशन के 2 इंस्टेंस चलाने हैं, तो उसमें एक चीज़ ये होती है कि वो लोड बैलेंस भी करेगा उन 2 इंस्टेंसेस के बीच में जिस वक़्त भी मेरे पास कोई भी रिक्वेस्ट आएगी। लेकिन उसका एक और एस्पेक्ट ये है कि अगर मेरी एक नोड फेल हो जाती है और लेट्स अज्यूम कि दोनों कंटेनर्स अलग-अलग नोड पे चल रहे हैं, तो मेरी एप्लीकेशन उस वक़्त भी अवेलेबल होगी। चौथी अ, चौथी चीज़ इसमें जो है वो है हमारी रिसोर्स ऑप्टिमाइज़ेशन। अगर मेरे पास कंटेनर में कोई एप्लीकेशन है और मुझे पता है कि उसकी रिसोर्स रिक्वायरमेंट्स जो हैं सिर्फ़ 2 जीबी रैम है और उसको सिर्फ़ 4 कोर्स चाहिए रन होने के लिए, और हो सकता है मेरे पास कोई सर्वर मशीन हो जिसमें मल्टीपल कोर्स हों और बहुत ज़्यादा रैम अवेलेबल हो। तो आम केस में ये होगा कि अगर मैं किसी ऐसी मशीन पे कोई भी सॉफ्टवेयर डिप्लॉय कर रहा हूँ, अगर वो कंटेनराइज़्ड नहीं है, तो वो सारी रिसोर्सेज़ वो ही यूटिलाइज़ करनी होती है और मेरे पास कोई तरीका नहीं होता कि मैं उस एप्लीकेशन को लिमिट करूँ आउटसाइड ऑफ द सिस्टम। मतलब मैं इनसाइड ऑफ द सिस्टम तो कर सकता हूँ कि मैं किसी तरह प्रोग्राम कर दूँ इस चीज़ को कि मुझे कोर्स कितने यूज़ करने हैं या रैम उससे ज़्यादा यूज़ नहीं करनी। लेकिन जिस वक़्त हम लोग टूल्स वगैरह कोई भी क्रिएट कर रहे होते हैं या एप्लीकेशन में कोई भी बना रहा हूँ, तो उसमें हमारा मेन कंसर्न ये होता है कि जो बिज़नेस में वैल्यू हमें डिलीवर करनी है, तो हमारा फ़ोकस उस तरफ रहे और हमारे पास कोई ऐसे टूल्स हों, जो हम लोगों को ये चीज़ अलाउ कर दें, जहाँ से हम ये सारी चीज़ कंट्रोल कर सकें। चौथा और लेट्स टॉक्ड अबाउट जो फीचर है वो है मल्टी क्लाउड सपोर्ट। अगर हमारे पास ऑर्केस्ट्रेशन के टूल्स होते हैं जो हम लोग कहीं पे भी इंस्टॉल कर लें, तो यहाँ पे वेंडर लॉक इन एक चीज़ कहलाती है। वेंडर लॉक इन हम इसको कहते हैं कि हमारे पास अभी नेमली 3 बड़े क्लाउड वेंडर्स हैं, जैसे गूगल है, एज़्योर है, ए एडब्ल्यूएस है। अगर ये लोग अपने कोई टूल्स देते हैं और अगर हमारे पास और कोई टूल्स अवेलेबल ना हो, तो होगा ये कि अगर मैं एडब्ल्यूएस पे यूज़ कर रहा हूँगा और सारी चीज़ें वहाँ पे डेवलप करूँगा, तो फिर मेरा वेंडर लॉक इन हो जाएगा क्योंकि मैंने सारी सेटिंग्स उसी के लिहाज से कर दी। अब वो टूल हो सकता है एज़्योर पे किसी और तरीके से चले या एज़्योर के पास अपनी कोई इम्प्लीमेंटेशन हो उस ऑर्केस्ट्रेशन की, और जीसीपी के पास, गूगल वालों के पास कोई अपनी इम्प्लीमेंटेशन हो। तो ये जब टूल्स मुझे अवेलेबल होते हैं, समटाइम्स ओपन सोर्स होते हैं, कुछ पेड होते हैं। नॉर्मली जो बहुत मशहूर टूल है कुबरनेटिस और जिसकी अब आज हम बात करेंगे वो ओपन सोर्स है। तो वो हाई मतलब अवेलेबल है सारे क्लाउड वेंडर्स पे। तो ये वाली चीज़ होती है कि हम लोगों को वेंडर लॉक इन नहीं होता। मतलब अगर मैं कोई ओपन सोर्स चीज़ यूज़ कर रहा हूँ और वो सारे क्लाउड प्रोवाइडर्स उसको एक्सेप्ट करते हैं और उसी को चलाते हैं, तो यहाँ पे मेरे पास प्रोविज़न आ जाता है। और लेट्स से कि कल हो सकता है आज से कुछ साल बाद, 1 साल 2 साल बाद यही क्लाउड वेंडर्स अपने कोई टूल्स बना दें जो वेंडर लॉक इन की सिचुएशन क्रिएट करें, तो उस वक़्त भी मेरे पास ऑप्शन होगा कि मैं अपना टूल सेटअप करके उसको यूज़ करूँ। ऑफ कोर्स वो मैनेज्ड नहीं होगा, लेकिन हम लोगों को ये वाली चीज़ जो वेंडर लॉक इन है, इस चीज़ से हमारी बचत हो जाएगी। 5 लास्ट जो इसमें पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखा है वो है सिक्योरिटी। अच्छा, सिक्योरिटी की बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिस वक़्त मैं ऑर्केस्ट्रेशन के टूल्स यूज़ कर रहा हूँ और या मैं डॉकर की बात करता हूँ, तो मुझे बहुत ज़्यादा आइसोलेशन वैसे भी मिलती है। जब मेरे एक कंटेनर के अंदर कोई प्रोसेस चल रहा है, तो वो दूसरे कंटेनर के अंदर जो उसी मशीन पे प्रोसेस चल रहा होगा, उसको कभी मतलब उसकी मेमोरी एक्सेस नहीं करेगा। उसका अपना नेम स्पेस होगा, उसकी अपनी ग्रुपिंग्स होंगी, उसका अपना नेटवर्क होगा। तो यहाँ पे ये ऑर्केस्ट्रेशन के टूल्स जो हैं, अगर वो 10 तरह की एप्लीकेशन चला रहे हैं, तो उसमें एक फीचर ये होता है कि सबके पास अलग सेगमेंटेशन हो जाती है।
तो अलग अलग मैं पॉलिसीज लगा सकता हूँ, सब में अलग अलग इमेजेस चल सकती हैं, और इमेज साइनिंग का अगर कोई फीचर है वो इम्प्लीमेंट हुआ हुआ है तो ऑर्केस्ट्रेशन टूल जो है वो भी इंश्योर करेगा जो मेरी इमेज आ रही है वो लेजिट है, उसमें कोई फोर्जरी या टेम्परिंग नहीं हुई हुई। तो सिक्योरिटी का भी एक एस्पेक्ट है, लेट्स टॉक अबाउट, लेकिन हम लोगों का अभी इस पे बहुत ज्यादा फोकस नहीं होगा। विल मेनली फोकस ऑन के ऑर्केस्ट्रेशन टूल्स क्या हैं, क्यूबरनेटीज क्या है, डॉगर स्वार्म क्या है, एंड सो फोर्थ। तो अभी हम लोग आगे बढ़ने से पहले कुछ चीजें डिस्कस कर लेते हैं कि जब ऑर्केस्ट्रेशन टूल्स की हम बात करते हैं तो हमें उससे फायदा होता क्या है। टॉप मोस्ट इज अवेलेबिलिटी। अवेलेबिलिटी मतलब ये डेफिनेशन वाइज अगर कोई पढ़ना चाहे तो बिल्कुल वो पढ़ता रहे, साथ साथ अपने पास भी स्लाइड्स खोल ले या यहाँ पे देख ले इसको, जूम इन करके, अगर स्क्रीन पे उसको नजर आ रहा है छोटा नजर आ रहा है तो जूम इन कर ले। तो अवेलेबिलिटी में सबसे बड़ी चीज ये है कि अगर मेरी एप्लीकेशन 2 3 4 5 इंस्टेंस चल रहे हैं और मल्टीपल नोड्स पे चल रहे हैं और कोई भी एक चीज डाउन हो जाती है तो वो अवेलेबल अवेलेबल रहती है, फिर भी मतलब उसका एक्सेस कट नहीं हो जाता। कन्वेंशनली जब हम बात करते हैं किसी भी सॉफ्टवेयर की जो एक नोड पे डिप्लॉय होती है, कोई भी सॉफ्टवेयर है मेरा और किसी नोड पे हमने डिप्लॉय कर दिया, अगर वो नोड डाउन हो गया, क्रैश हो गया, किसी भी रीजन से रीस्टार्ट हो गया, तो उस वक्त मेरा सिस्टम अवेलेबल नहीं होगा। तो हम लोग ये वाली बात सुनते हैं ना कि किसी सिस्टम की 99 पॉइंट समथिंग परसेंट अवेलेबिलिटी है या 100% अवेलेबिलिटी है। अगर 100% तो वैसे कोई गारंटी नहीं करता, लेकिन डाटा सेंटर्स वगैरह होते हैं जिसमें बैकअप वगैरह बहुत अच्छे लगे हुए होते हैं, नेटवर्किंग के भी 3 4 क्या कहते हैं कनेक्शन होते हैं, तो उसमें अवेलेबिलिटी का जो अंसर है वो बहुत ज्यादा होता है कि अगर कोई भी फेलियर मेरे पास आए तो मेरा सिस्टम इस तरह का होता है कि वो अवेलेबल रहता है। सेकंड थिंग इज रेजिलियंसी। रेजिलियंसी यही है कि जब भी कोई डिस्ट्रप्शन होगा या फेलियर होगा तो उस वक्त मेरा सिस्टम चलता रहे। अच्छा, ये मिलती कैसे है, अवेलेबिलिटी भी रेजिलियंसी भी। अच्छा, ये जो हम लोग 5 डेफिनेशन हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे वो समवॉट कोरिलेटेड भी लगेंगी और समटाइम्स हम अपनी डिस्कशन में इंटरचेंजेबली भी यूज कर रहे होते हैं। तो रेजिलियंसी ये है कि हम अपने सिस्टम को इस तरह डिजाइन करते हैं कि अगर कभी उसमें फेलियर हो गया तो वो फेलियर यूजर तक ना पहुंचे और मेरा सिस्टम उससे रिकवर हो जाए, मतलब मेरा सिस्टम हमेशा अवेलेबल रहे। तो जो फेलियर्स वगैरह आ रहे होते हैं उससे मेरा सिस्टम रेजिलियंट रहे। तो रेजिलियंसी जो है वो अवेलेबिलिटी के बहुत क्लोज है कि डिस्ट्रप्शंस जब भी होंगी तो मेरा सिस्टम उन डिस्ट्रप्शंस को छोड़ के अवेलेबल रहे। तो ये भी रेजिलियंसी और अवेलेबिलिटी इसलिए बहुत क्लोजली हम लोग डिस्कस कर रहे होते हैं। लेकिन इसमें बस माइनर डिफरेंस यही है कि रेजिलियंसी भी अवेलेबिलिटी की बात करता है और उसमें डिजाइनिंग का एक कॉन्सेप्ट आ जाता है कि अगर मैं उसको ऐसा डिजाइन करूंगा तो होगा। अवेलेबिलिटी में भी यही है, अगर मैं उसको इस तरह डिजाइन करूंगा कि मुझे प्रॉपरली डिजाइन करना पड़ेगा कि मेरी जो चीजें चल रही हैं, ऑर्केस्ट्रेशन का जो भी टूल है वो इस तरह मैनेज करे कि मल्टीपल नोड्स पे स्प्रेड आउट करे या अवेलेबिलिटी जोन्स पे चीजों को स्प्रेड आउट करे, तो फिर मुझे फायदा होगा। तीसरी चीज है रिलायबिलिटी। अच्छा, किसी का कोई क्वेश्चन हो तो बीच में वो पूछ सकता है, चैट में मुझे मैसेज कर सकता है, तो हम लोग उसको साथ साथ भी देख लेंगे अगर कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है। रिलायबिलिटी में हम लोग दो चीजों की बात करते हैं कि मीन टाइम बिटवीन फेलियर्स एंड मीन टाइम टू रिपेयर। जब फेलियर हो जाता है तो उस वक्त मेरे सिस्टम को कितना टाइम लगता है वापस अप होने में, दैट्स वन थिंग। और मीन टाइम बिटवीन फेलियर्स के बीच में कितना कितना टाइम होता है जो सिस्टम मेरा स्पेंड करता है मतलब रिकवर करने के लिए। तो दिस इज वेरी क्लोज कॉन्सेप्ट। तो रिलायबिलिटी में हमेशा जो हमें एंड गोल होता है वो हम लोग यही अचीव कर रहे होते हैं कि मेरा सिस्टम फेलियर, मतलब जब फेलियर की सिचुएशन आती है, कोई एब्रप्शन आती है, कुछ भी इशू होता है, तो वो रिलायबल है, मैं रिलाय कर सकता हूँ कि वो 99 पॉइंट समथिंग परसेंट या 98 या 90% वो 90% ऑफ द टाइम अप रहेगा। तो बैंकिंग सिस्टम्स वगैरह में जो होता है उनके लिए बहुत जरूरी होती हैं ये चीजें। और अगर कोई भी सिस्टम लाइव चल रहा है 24/7 हम जिस सिस्टम को कहते हैं, तो वहां पे रिलायबिलिटी जो है एक बहुत बड़ा फैक्टर बनता है। तो ये वाली सारी चीजें जो है हमें जो ऑर्केस्ट्रेशन के टूल्स हैं वो दे रहे होते हैं। अच्छा, वो किस तरह देंगे हम इसकी मजीद डिस्कशन करेंगे, लेकिन वी हैव 2 more डेफिनेशंस टू कवर अभी जो बेसिक्स में हम डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट इज ड्यूरेबिलिटी। ड्यूरेबिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो है तो अवेलेबिलिटी वगैरह के करीब, लेकिन जिस वक्त ड्यूरेबिलिटी की हम बात करते करते हैं तो वो यूजुअली डाटा के नजदीक होती है। जैसे हमारा डाटा एट रेस्ट है, डेटाबेस में कोई डाटा है मेरा या फाइल सिस्टम पे कोई डाटा है, तो वो ड्यूरेबल है, बाद में मुझे कभी एक्सेस करना होगा तो वो हो जाएगा। जिस हार्ड डिस्क पे पड़ा हुआ है क्या मेरे पास उसके मल्टीपल बैकअप्स हैं, मतलब वो रिडंडेंट है या नहीं है, ताकि मेरे पास अगर कोई एक नोड फेलियर होता है या एक हार्ड डिस्क फेलियर होता है
तो मैं कहीं और से, किसी और लोकेशन से, किसी बैकअप लोकेशन से मैं उसको उठा सकता हूँ या नहीं। तो ये वाली मतलब ड्यूरेबिलिटी का कॉन्सेप्ट जो है, ऑल्दो हम किसी के साथ भी अटैच कर सकते हैं, लेकिन मेनली जब भी इसकी बात हो रही होती है, तो वो डेटा को लेके बात हो रही होती है। लास्ट कॉन्सेप्ट जो है, लास्ट डेफिनेशन जो है वो फॉल्ट टॉलरेंस की है। इसमें भी हम लोग जो बातें कर रहे हैं, रेसिलियंसी, अवेलेबिलिटी, ये भी उसके करीब ही लगेगा और बातें उसी की कर रहा है। लेकिन फॉल्ट टॉलरेंस का सिर्फ ये है कि अगर मेरे सिस्टम में या सॉफ्टवेयर में कभी फेलियर आ जाता है, उसको रीस्टार्ट की कभी जरूरत पड़ जाती है, या मेरा सिस्टम डाउन हो जाता है, तो वो कितना उस चीज को टॉलरेट करता है और मेरा सिस्टम अवेलेबल रहता है। तो अगर हम लोग इसमें भी बात करें, तो ऑटोमेटिकली रिकवरी की यहाँ पे बात हो रही है, डिटेक्ट एंड रिकवर फ्रॉम फेलियर्स ऑटोमेटिकली। अच्छा, ये जो ऑर्केस्ट्रेशन के टूल्स हैं, इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमें अलाउ करती हैं कि ये फंक्शनैलिटी हम डाल दें अपने सॉफ्टवेयर में। सॉफ्टवेयर के अंदर नहीं, लेकिन जिस तरह हम उसको यूज कर रहे होते हैं, तो वहां पे ये हमारे पास आ जाए। तो इसमें भी फिर फेल ओवर मैकेनिज्म्स वगैरह की बात हो रही होती है, और कोई भी कंपोनेंट है वो फेल होता है, तो उसमें मैनुअल इंटरवेंशन के बगैर ये वाला सारा काम हो जाए। आम जगह क्या होता है कि अगर मैं कहीं पे बैठा हुआ, मेरा कोई डाटा सेंटर है, वहां पे अगर एक ही नोड है, नॉर्मली एक नोड नहीं होती, डाटा सेंटर्स में मल्टीपल होती हैं, लेकिन लेट्स से अगर मेरे पास एक ही नोड है, मेरा कोई स्मॉल स्टार्टअप है, तो वहां पे अगर मेरी नोड एक फेल हो गई, तो कोई भी बंदा बैठा हुआ होगा, वो उसको मॉनिटर करेगा, उसका कोई अलर्ट जनरेट होगा, तो फिर वो मैनुअली इंटरवीन करेगा, उस सिस्टम को रीस्टार्ट करेगा, एक्स वाई जेड एंड थिंग्स लाइक दैट। तो मेरा सिस्टम, हम लोग जो ऑर्केस्ट्रेशन की बात कर रहे हैं, तो जिस वक्त हम लोग ऑर्केस्ट्रेशन के टूल्स यूज करते हैं, तो उस वक्त हम लोग सिस्टम को इस तरह डिजाइन करते हैं, और कुछ फंक्शनैलिटी हमें इस तरह की मिलती है कि ये सारी जो 5 डेफिनेशंस हमने पढ़ी हैं, ये हमें अचीव हो जाती हैं। तो जिस वक्त हम लोग नॉर्मल बात कर रहे होते हैं, तो हम लोग नॉर्मली अवेलेबिलिटी और रेजिलियंसी को हम लोग एक साथ यूज कर लेते हैं, या ड्यूरेबिलिटी को या फॉल्ट टॉलरेंस को, ये भी हम लोग एक साथ यूज कर लेते हैं। लेकिन द थिंग इज कि बहुत ही माइनर डिफरेंस है, कहीं पे कोई चीज जो हम यूज कर रहे हैं वो डेफिनेशन उसके अंदर आ जाती है, कहीं पे बहुत मिलती जुलती है। लेकिन द थिंग इज कि ये कुछ बेसिक्स हैं जो हमें पता होने चाहिए कि जो भी ऑर्केस्ट्रेशन का टूल है हमें क्या प्रोवाइड कर रहा है। तो इसलिए ये थोड़े से कॉन्सेप्ट जरूरी थे, इस पे हमने थोड़ा सा टाइम लगाया। अच्छा, यहाँ पे मैं थोड़ा-सा रुकूँगा, अगर किसी का कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है, वो हम लोग ले सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद हम आगे चलते हैं कि डॉकर स्वॉर्म क्या है, कुबरनेटिस क्या है, और उसकी फिर सारी डिटेल्स में। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है, वो ज़रूर पूछे। यार मेरे ख्याल में आप आगे जाएंगे डिटेल में, लेकिन जनरल क्वेश्चन है। जी, जी। आवाज़ आ रही है मेरी? आवाज़ आ रही है। तो हाँ, मी ऑर्केस्ट्रेशन की नीड के ऊपर मेरा क्वेश्चन है कि हुँ, 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 अगर मैं अज्यूम करूँ कि मेरा जो भी रिक्वायरमेंट है वो अ, ये जितने भी फीचर्स हमने डिस्कस किए हैं अभी आपने बताए हैं, तो हुँ, हुँ, मैं बहुत स्टेबल सिस्टम की बात कर रहा हूँ कि जहाँ अ, मैं इजीली एंटिसिपेट कर सकता हूँ क्या मेरे पास लोड आएगा डाटा का, और क्या मेरी सर्विसेज के अंदर क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि स्केलिंग रिक्वायरमेंट क्या थी, और हुँ, मैं हुँ। उस पर स्टेबल एक उस पर पहुँच जाता हूँ। उसके बाद भी ज़रूरत पड़ती है, कोई ऐसे बेनिफिट्स भी हैं जो सिर्फ इन चीज़ों में कवरेज के अलावा भी हमें कोई बेनिफिट देते हैं, क्योंकि जैसे आपने बताया वो मल्टीपल वेंडर्स वाली चीज़, तो अगर मैं कोई चीज़ इम्प्लीमेंट कर देता हूँ और उसके बाद मुझे वेंडर चेंज करना पड़ता है, तो मैं ये कंसिडर करना चाह रहा हूँ कि जब मैं कोई चीज़ इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ उससे पहले सोचूं कि विदाउट ऑर्केस्ट्रेशन भी क्या मेरा काम हो सकता है। तो वो किस तरह एवेल्युएट करते हैं ठीक कि है। नीड भी है हाँ। ऑर्केस्ट्रेशन की कि नहीं है। हाँ, देखो, इस पे मैं बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको मैं रिएटरेट कर देता हूँ। अमित कुछ ऐड कर देना इसमें, अगर कुछ मिसिंग हो, कि हम लोग जब भी कोई सॉफ्टवेयर बना रहे होते हैं, उस वक़्त हमें ये कैसे पता लगता है कि मुझे ऑर्केस्ट्रेशन या इन सारे फीचर्स की ज़रूरत है भी या नहीं? और एक हमने चीज़ डिस्कस की कि वेंडर लॉक इन से हम बच जाते हैं, अगर हम लोग कोई ऐसा जनरल ऑर्केस्ट्रेशन टूल यूज़ कर रहे हैं, जो अवेलेबल है, ओपन सोर्स है, तो हम लोग वेंडर अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ पे वैसे पहले क्लियर कर लूँ कि जो स्पेसिफिक वेंडर्स हैं इस वक़्त, उनके अपने जो टूल्स हैं वो इतने रोबस्ट नहीं हैं, जो टूल्स अभी हम मतलब कुबरनेटिस का जिसका डिस्कस करने जा रहे हैं। तो एक चीज़ तो ये होती है कि जिस वक़्त भी मैं कोई सिस्टम डिज़ाइन कर रहा होता हूँ, तो कुछ चीज़ें मैं सिस्टम के अंदर डिज़ाइन करता हूँ और कुछ चीज़ें मैं सिस्टम के एक्सटर्नल रखता हूँ। जैसे अगर मैं ये बोलूँ कि मुझे एक ऐसी एप्लीकेशन बनानी है जो 10 लाख यूज़र्स को हैंडल कर ले, 10 लाख यूज़र्स का डाटा हैंडल कर ले। अब एक तरीका तो ये है कि भाई मैं सारी लॉजिक और मैं बिल्कुल लो लेवल किसी लैंग्वेज पे चला जाऊँ जो हाइली रोबस्ट है और हर चीज़ है।
वहाँ से मुझे स्पीड भी अच्छी मिलती है। लेकिन दूसरा तरीका ये है कि मैं अपनी एप्लीकेशंस उसी तरह डिज़ाइन करूँ किसी हाई लेवल लैंग्वेज में, और मैं किसी टूल के हवाले कर दूँ कि जिस वक़्त इस तरह की कोई सिचुएशन होगी तो वो चल जाएगी। अगर तो मेरा सिस्टम ऐसा है जो मैं खुद मैनेज करता हूँ, वहाँ पे कोई स्मॉल स्टार्टअप वगैरह है, मेरा सिस्टम लाइव नहीं है, तो जिस वक़्त मुझे ऑन करना है मैं सिर्फ़ उसको ऑन कर लूँगा, जिस वक़्त मुझे ऑफ करना है मैं ऑफ कर लूँगा, तो यहाँ पे तो ऑफ कोर्स ऑर्केस्ट्रेशन की इतनी सारी चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन इन रियल लाइफ सिनेरियोज़, हम एक रियल लाइफ सिनेरियो ले लेते हैं किसी भी वेबसाइट का। लेट्स से कि मेरी कोई ई-कॉमर्स की वेबसाइट है, लेट्स से मेरी कोई लाइव वेबसाइट है जहाँ पे स्पाइक्स आते हैं ट्रैफिक के, और उस वक़्त मुझे ये नहीं पता कि यार जब ऐसी सिचुएशन होगी तो मुझे क्या करना चाहिए। तो ये जो ऑर्केस्ट्रेशन के टूल्स हैं हमें ये कैपेबिलिटी देते हैं कि हम लोग इसमें ऑटो रूल्स लगा सकते हैं कि जिस वक़्त ऐसी सिचुएशन हो तो मेरे सिस्टम को जो भी मेरी अवेलेबल लिमिट होगी उसको ऑटो स्केल कर दे, स्केल अप कर दे और स्केल डाउन कर दे। तो एक ये यूज़ केस है इसका। तो मैं इस चीज़ को ऑटो लगा देता हूँ। दूसरी बात ये है कि अगर मेरी एप्लीकेशन माइक्रो सर्विसेज़ की बात हो रही है, अगर किसी आई एम नॉट श्योर कि किसी को ज़्यादा आइडिया है इस चीज़ का, सर्विस मेश की हम एक बात करते हैं कि माइक्रो सर्विसेज़ आपस में किस तरह कम्युनिकेट करेंगी। तो उसमें एक तरीका होता है सर्विस मेश होता है, एक तरीका होता है कि हम डायरेक्टली एक दूसरी जो भी सर्विसेज़ चल रही हैं, उनको डायरेक्ट एक्सेस कर लें विदाउट नेम, आईपी वगैरह के थ्रू। तो ये वाला सिस्टम इतना रोबस्ट नहीं है। मतलब ये एक दफ़ा तो मैंने सेट कर दिया, लेकिन अगर जहाँ पे आईपीज़ चेंज हो रही हैं, अंडरलाइंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्लस माइनस हो रहा है, कभी रेप्लिका काउंट बढ़ रहा है, कभी कम हो रहा है, एप्लीकेशन स्केल अप हो रही है, स्केल डाउन हो रही है, तो यहाँ पे लोड बैलेंसर वाली मैं आईपी दूँगा या उसके नीचे वाली कोई आईपी दूँगा, तो माइक्रो सर्विसेज़ में ये वाली चीज़ों की बहुत ज़्यादा मीनिंग हो जाती है। तो सर्विस मेश की अगर हम बात कर लें तो एक कैपेबिलिटी होती है हमारे पास ऑर्केस्ट्रेशन टूल्स की कि ये सर्विस डिस्कवरी देते हैं। सर्विस डिस्कवरी का ये मतलब है कि हो सकता है मुझे कोई भी सर्विस यूज़ करनी हो, जैसे लेट्स से मेरे पास कोई सर्विस है पीडीएफ जनरेशन की। अब लोड उस सर्विस पे इतना आता है कि जिस भी कंटेनर में ये काम होता है, नीचे मैं कभी 2 कंटेनर कर दूँगा जब लोड कम होगा, और नीचे मैं कभी 10 कंटेनर कर दूँगा या मैं ऑटो कॉन्फ़िगर कर दूँगा। लेकिन मैं उसमें ये चीज़ कैसे कॉन्फ़िगर करूँगा कि किस नोड से मेरी बात होनी है। सही है? मतलब एक ये चीज़ है ना, मैंने 2 कंटेनर रब किए, तो अब मैं कंटेनर नंबर 1 से बात करूँगा या 2 से बात करूँगा। तो जितने भी ये ऑर्केस्ट्रेशन के टूल्स हैं मुझे ये कैपेबिलिटी देते हैं कि जिस वक़्त मैं एक सर्विस या एक कंटेनर को जिसका मैं रेप्लिका काउंट बढ़ा रहा हूँ या एक से ज़्यादा इंस्टेंस उसको कर रहा हूँ, तो उस वक़्त मुझे लोड बैलेंसिंग की कैपेबिलिटी ये डायरेक्ट दे देता है। तो समटाइम्स इन फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स जो होते हैं ना, हम उनको देख के भी इस तरह की कोई डिज़ाइनिंग करते हैं। इट्स नॉट नेसेसरीली द पॉइंट कि जिस वक़्त मैंने एप्लीकेशन बनाई, उसी वक़्त मुझे सारी चीज़ें पता होना ज़रूरी है, या उसी वक़्त मैं उसका कोई स्पेसिफिक यूज़ केस देखूँगा कि भई अगर बिल्कुल अभी ऐसा हो रहा है तो ठीक है, नहीं तो फिर मुझे इश्यू हो जाएगा। तो अभी डज़ इट लाइक आंसर योर क्वेश्चन, या इसमें कोई और डिटेल भी मैं ऐड करूँ? आई मीन आई ट्राइड के यहाँ पे 2 सिनेरियोज़ में यूज़ कर लूँ, एक पीक वाला जिस तरह बहुत ज़्यादा सेल्स आती हैं। अब क्लाउड में ये होता है कि हर रिसोर्स के हम लोग पैसे दे रहे होते हैं वर्सेस जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर होता है फिज़िकल, तो उसमें जो पैसों का एस्पेक्ट है, तो उसमें बहुत चीज़ ये ज़रूरी होती है कि जिस वक़्त मुझे ज़रूरत हो ना, तो पे एज़ यू गो वाला मैं मॉडल अपनाऊँ, कि जिस वक़्त बस मुझे ज़रूरत है 4 घंटे 5 घंटे के लिए मेरे पास पीक आया, तो पीक के वक़्त मैं स्केल अप कर दूँ और वैसे स्केल डाउन कर दूँ। अगर मेरी कोई सॉफ्टवेयर है जहाँ पे कभी ऐसा सिनेरियो आएगा ही नहीं, वो सिंगल टेनेंट चलता है, बिल्कुल एक स्टेबल सिस्टम है, वहाँ पे हम कभी ऐसी चीज़ फोर्सी करते ही नहीं हैं, तो वहाँ पे मैं ये काम नहीं करूँगा। लेकिन एक एस्पेक्ट जो वी ऑल बिलॉन्ग टू द सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, तो हमें एक चीज़ बहुत पता होगी, जो बहुत मशहूर बात है कि कभी कोई सिस्टम कहीं पे अटक जाता है, हम बोलते हैं यार इसको रीस्टार्ट कर दो। तो ये जो रीस्टार्ट वाला प्रोसेस है ना, ये जो मैनुअली हम करते हैं, अगर किसी को कुछ नहीं भी चाहिए हो, तो जो ऑर्केस्ट्रेशन के टूल्स हैं, इसमें एक हेल्थ चेक का कॉन्सेप्ट होता है, तो वो कॉन्स्टेंटली पिंग करते रहते हैं, जो भी मेरा कंटेनर वगैरह चल रहा होगा, और जिस वक़्त वो अनरिस्पॉन्सिव होता है या उसका बिहेवियर गलत हो जाता है, तो वो उसको रीस्टार्ट करके फिर अप कर देगा और मुझे पता भी नहीं चलेगा। तो ये भी एक ऑटोमैटिक फंक्शनैलिटी है जो हमें ये चीज़ प्रोवाइड करती है। अच्छा, ये बिल्कुल मैंने एक स्पेसिफिक यूज़ केस डिस्कस कर लिया, माइट नॉट बी के ये सबके लिए फ्रूटफुल हो, लेकिन आई ट्राइड के 3-4 सिनेरियोज़ में और अलग-अलग बातें करके हम सिर्फ़ इन टूल्स की अहमियत जान सकें कि हम क्यों यूज़ करते हैं, और अलग-अलग वेंडर्स अलग-अलग चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। लेकिन जो सबसे रोबस्ट है इस वक़्त, जो क्लाउड्स पे भी हमें प्रोवाइड किया जाता है, वो मैनेज्ड कुबरनेटिस की सर्विस है। एक होता है अनमैनेज्ड, जिसमें हर चीज़ मैं खुद मैनेज करूँगा। जिस वक़्त हम इसके आर्किटेक्चर की बात करेंगे, वहाँ पे हम लोग ये चीज़ डिस्कस करेंगे कि उसमें इटसेल्फ मैनेज्ड है क्या? बट डज़ इट लाइक आंसर योर क्वेश्चन इन जनरल या हाई लेवल अभी? क्वेश्चन बिल्कुल आंसर कर रहा है ये।
बस दूसरा जो एक सिनेरियो जिसकी बात है बेसिकली कि कोई ऑब्वियस डिसएडवांटेज है इस अप्रोच पे जाने का कि ऑर्केस्ट्रेशन यूज करने का, हाँ बेनिफिट्स वाइज और जी जी लेंथ हाँ चीजें तो हैं हाँ, वो तो है। मैं बिल्कुल कुछ डिसएडवांटेजेस बता देता हूँ। आई मीन वो किसी लोग कुछ कुछ जगह पे डिसएडवांटेज होगा और कुछ जगह पे शायद ना हो। एक डिसएडवांटेज ये है कि जिस वक्त भी हम लोग ऑर्केस्ट्रेशन का कोई भी टूल यूज करेंगे तो उस वक्त हमें उस टूल का जितना भी जार्गन होता है वो सीखना पड़ता है और हम लोगों को अपने सॉफ्टवेयर को उस तरह मोल्ड करना पड़ता है जिस तरह वो सॉफ्टवेयर चल रहा होता है। दिस इज वन ऑफ द बेसिक डिसएडवांटेज। और जिस वक्त मेरा सिस्टम कोई बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है और उस वक्त ये वाली सारी चीजें मैनेज करना, ऑल्दो अगर मेरे पास माइक्रो सर्विसेज हैं और कुछ स्केल्ड होती हैं कुछ स्केल्ड नहीं होती, तो मैन्युअली अगर मैं डिप्लॉय करता हूँ तो एक ही बंदे को वो चीज याद हो जाती है। तो और लेकिन जिस वक्त मैं कोई कॉम्प्लेक्स टूल यूज करता हूँ, डॉकर स्वॉर्म हो गया या क्यूबरनेटीज हो गया, तो उसमें वो अपनी एडेड कॉम्प्लेक्सिटी उसकी होती है और उसकी ट्रबल शूटिंग वगैरह माइट नॉट बी दैट ट्रिवियल, क्योंकि उसके लॉग्स वगैरह और सारी चीजों को पता होना चाहिए। तो दिस इज वन ऑब्वियस डाउन साइड ऑफ यूजिंग सच टूल्स। ये मेरे जहन में आई माइट बी और भी हूँ, लेकिन विल हैव टू सी। आई मीन मुझे सर्च करना पड़ेगा। आई मीन द क्वेश्चन इज वेरी गुड कि इसका डाउन साइड भी क्या है, लेकिन जो रन टाइम पे अभी मुझे जहन में आ रहा है, तो दिस इज वन डाउन साइड जो हमें बिल्कुल जहन में रखना चाहिए कि कॉम्प्लेक्सिटी ये बिल्कुल ये चीजें लाती हैं। इसमें जिस तरह हमारे पास वेनिला अपना इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, उसके ऊपर हमें मजीद एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ता है, फिर उसके सिक्योरिटी पैचेस हैं, उस सिस्टम की अपनी हाई अवेलेबिलिटी है अगर हम क्लाउड यूज नहीं कर रहे, तो ये वाली सारी मैनेजमेंट हमें फिर भी इन एनी केस करनी पड़ती है। लेकिन वो हो सकता है जो पहले मैं मैनुअल काम कर रहा था उससे कम है, लेकिन स्टिल जो भी मैं अपना इंजन कोई भी यूज करूंगा सॉफ्टवेयर, तो उसकी एक अपनी कॉम्प्लेक्सिटी है जो आती है। तो ये डाउन साइड तो होती है, एक लर्निंग कर्व है और स्टीप लर्निंग कर्व है में भी। तो दैट्स वन डाउन साइड व्हिच आई कैन थिंक ऑफ राइट नाउ। थैंक यू। ठीक है, चलें आगे चलते हैं। अच्छा, हम लोगों ने जो इनिशियली बात की थी उसमें हम लोगों ने कंटेनराइजेशन की बात की थी पिछली, एक कंटेनराइजेशन की हमने बात की थी कि हम अपनी एप्लीकेशन को कंटेनराइज कैसे करते हैं। अच्छा, वंस कंटेनराइज हो गई तो हम नॉर्मली अपनी एप्लीकेशन को डॉकर रन वगैरह से चला लेते हैं, क्योंकि हम लोग डॉकर ही की बात करते हैं। कंटेनराइजेशन के और भी बहुत सारे टूल्स हैं। तो डॉकर भी जो है वो एक सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करता है ऑर्केस्ट्रेशन का, उसको वो कहते हैं डॉकर इंजन, वो डॉकर स्वॉर्म। और अब जाके 2016 के बाद ये डॉकर इंजन का पार्ट ही है। जो भी मेरे पास डॉकर फॉर डेस्कटॉप भी इंस्टॉल हुआ हुआ है, तो उसमें भी डॉकर स्वॉर्म की कैपेबिलिटी है। इसमें हाई लेवल पे देख लेते हैं कि ये क्या फीचर्स देता है और हम लोग ये क्यों यूज नहीं करेंगे और क्यूबरनेटीज ही क्यों प्रेफर्ड ऑप्शन है। जिस तरह डॉकर कंटेनर के साथ बहुत ज्यादा मतलब ये नाम इंटरचेंजेबली यूज करते हैं लोग के, डॉकर इमेज दे दो या फला चीज दे दो, बेशक वो इमेज डॉकर से ना भी बनी हुई हो, लेकिन ये एक बिल्कुल ब्रांड बन गया है, एक आइडेंटिटी बन गया है। तो कंटेनराइजेशन के और भी टूल्स हैं, लेकिन डॉकर इज द मोस्ट कॉमन या वाइडली एक्सेप्टेड टूल जो लोग यूज कर रहे होते हैं और बहुत आसान है जो लोग यूज करते हैं। तो अ, हम लोग कंटेनर किसी भी टेक्नोलॉजी पे बना लें, तो उसके बाद हम लोग अगर हम डॉकर ही की बात करेंगे, हमने डॉकर पे बना लिया, अब हमें अपनी एप्लीकेशन को इस तरह चलाना है कि वो स्केल अप भी हो सके, उस पे सर्विस डिस्कवरी भी हो, अगर मैं लोड बैलेंसर चलाना चाहूँ वो भी हो, और अगर मेरी एप्लीकेशन का कोई नया वर्जन आता है उसको मैं अपडेट करूँ, अगर वो अपडेट खराब हो गया तो उसको रोल बैक करूँ, और अगर मेरे पास मल्टीपल इंस्टेंस मेरी एप्लीकेशन के चलते हैं तो वो हाईली अवेलेबल सिस्टम होता है। तो ये सारी कैपेबिलिटीज मुझे जो ऑर्केस्ट्रेशन का टूल है डॉकर का अपना, वो है डॉकर स्वॉर्म। डॉकर स्वॉर्म का इंट्रोडक्शन यहाँ पे इसलिए जरूरी है कि जो लोग डॉकर यूज करते हैं उनको जरूरी नहीं है कि वो क्यूबरनेटीज पे जाएं। अगर उनके पास डॉकर स्वॉर्म का ऑप्शन है और वो डॉकर को खुद मैनेज कर सकते हैं, तो वो बेशक डॉकर स्वॉर्म चलाएं। मसला क्या है कि जितने भी क्लाउड वेंडर्स हैं वो क्यूबरनेटीज का मैनेज इंस्टेंस देते हैं और उस पर हम लोग खुद मैन्युअली भी इंस्टॉल कर सकते हैं क्लस्टर बना के, लेकिन डॉकर स्वॉर्म जो है हमें खुद ही सेटअप करना पड़ता है। तो ये एक डाउन साइड है कि अगर डॉकर जो है, डॉकर स्वॉर्म जो है वो क्लोजली टाइड टू डॉकर है, और बेशक ऑर्केस्ट्रेशन की कोई भी और टेक्नोलॉजी होगी और हो सकता है हम वो प्रेफर भी करें कि उस पर यूज करें, तो हमने सिर्फ कंटेनर चाहिए होता है। अगर हम लोग डॉकर स्वॉर्म यूज करते हैं तो दिस इज सॉर्ट ऑफ लाइक अ वेंडर लॉक इन, कि हम लोगों को फिर हर जगह डॉकर जरूर चाहिए, डॉकर के बगैर फिर डॉकर स्वॉर्म चलेगा नहीं। तो दैट्स वन थिंग। अच्छा, इसमें जो हमने की फीचर्स डिस्कस किए हैं वो है सर्विस डिस्कवरी, कि अगर मेरी एक सर्विस दूसरी सर्विस से बात करना चाहती है, एक माइक्रो सर्विस है या एक मेरी सर्विस है, एप्लीकेशन है जो किसी डेटाबेस से बात करना चाहती है, क्यू से बात करना चाहती है, कोई रेडिस मतलब की वैल्यू स्टोर है, तो उसके नाम से उसको एक्सेस कर ले, तो इस चीज को कहते हैं सर्विस डिस्कवरी।
अच्छा, जिस वक्त मेरे पास एक से ज्यादा नोड, मतलब मैं अपने सॉफ्टवेयर को स्केल करता हूँ मल्टीपल नोड्स पे, मतलब मल्टीपल कंटेनर्स में चला रहा हूँ, हो सकता है वो मल्टीपल नोड पे हो सकता है एक नोड पे हो, तो उस वक्त लोड बैलेंसिंग का कॉन्सेप्ट आता है कि जिस वक्त मैं वो रिक्वेस्ट करूंगा, जैसे मैंने अपनी वेबसाइट खोली और नीचे लोड बैलेंसर के नीचे 3 नोड्स चल रही हैं, तो हमेशा हम लोड बैलेंसर की आईपी को हिट करते हैं। तो डॉकर स्वार्म अगर मैं यूज कर रहा हूँ और मैं अपनी किसी भी एप्लीकेशन को या कंटेनर को स्केल करूं, तो ये वाली चीज मुझे मैनुअली सेटअप नहीं करनी पड़ती, तो ये मुझे इन 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 बिल्ट एक चीज मिलती है। ऑटो स्केलिंग का फीचर ये है कि भाई जिस वक्त मेरे पास कोई भी नीड पड़ जाती है एप्लीकेशन में स्केलिंग की, तो बस मेरे पास एक सिर्फ कमांड से मुझे स्पेसिफाई करता है कि भाई इसके इतने इंस्टेंसेस और अप कर दो, तो वो ऑटो स्केल कर देगा, स्केल अप भी कर देगा, और अगर मुझे इंस्टेंस कम करने हैं जब लोड कम हो गया तो स्केल डाउन भी कर देगा। अच्छा, डॉकर स्वॉर्म में मैंने ये चीज कभी बहुत ज्यादा खुद से यूज नहीं की, हो सकता है ये ऑटोमेटिक स्केलिंग जिस तरह यहाँ पे स्पेसिफाइड है ये देता भी हो, जिस तरह क्यूबरनेटीज भी देता है कि वो लोड को देखते हुए खुद ही प्लस माइनस कर देता है, लेकिन आई हैवंट वर्कड ऑन दिस। लेकिन ये वाली चीज एक ऑर्केस्ट्रेशन टूल्स का पार्ट होती है। तीसरी चीज है रोलिंग अपडेट्स। रोलिंग अपडेट्स ये है कि मेरी एक एप्लीकेशन है, वो चल रही है प्रोडक्शन में, लाइव एनवायरनमेंट में चल रही है। अब मेरी एप्लीकेशन का कोई नया वर्जन आ गया और मुझे उसको रोल आउट करना है। एक तरीका तो ये है कि मैं पूरा जो इंस्टेंस चल रहा है, हो सकता है 10-15 नोड पे मेरा पूरा सिस्टम स्केल अप हुआ हो, तो मैं पूरे सिस्टम को डाउन करूं और मैं पूरे सिस्टम को अप करूं। लेकिन लेट्स से कि हमारा डेटाबेस वगैरह चेंज नहीं हुआ, तो उसमें कर मैं ये सकता हूं कि अगर 10 कंटेनर चल रहे थे, अगर मैं रोलिंग अपडेट्स करूंगा, तो 1 बाय 1 कंटेनर्स, अच्छा इसमें हम लोग स्पेसिफाई भी कर सकते हैं कि कितने कंटेनर्स को ये वाला काम एक साथ हो, तो 1 बाय 1 कंटेनर्स को अपडेट करना शुरू कर देगा। मतलब पहले एक कंटेनर को डाउन करेगा और नए वाले कंटेनर को अप कर देगा। तो एप्लीकेशन अगर 10 कंटेनर्स चल रहे थे, तो उस वक्त सिचुएशन ये होगी कि 9 इंस्टेंस पुराने के चल रहे होंगे और 10वां इंस्टेंस जो होगा वो नए का होगा। तो 1 बाय 1 करके ये रोलिंग अपडेट कर देता है। अब लेट्स से कि मैंने कोई सिस्टम अपडेट कर दिया रोलिंग अपडेट से, इसका एक फीचर है, और मुझे उसमें कोई इशू नजर आता है कि नहीं लास्ट वाला जो था वो स्टेबल था, तो मैं उसको उसी तरह जिस तरह मैंने अपडेट किया रोल बैक भी कर सकता हूँ। हाई अवेलेबिलिटी जो है वो इसमें हमें मिलती है। अगर हमारा क्लस्टर चल रहा हो, डॉकर स्वार्म है, और उसमें मैंने अपनी एप्लीकेशन को इस तरह करके मतलब डिजाइन करके इम्प्लीमेंट करूं कि वो हाईली अवेलेबल रहे, मल्टीपल इंस्टेंस उसके चल रहे हों, तो ये मुझे डॉकर स्वार्म देता है। अच्छा, अब हम इसके बाद डिस्कस कर लेते हैं कि भाई क्यूबरनेटीज क्या है और डॉकर स्वार्म से क्यूबरनेटीज मतलब क्या डिफरेंस है यहाँ पे। जो एक सबसे बड़ा डिफरेंस है वो ये है कि क्यूबरनेटीज को एक ऑर्गेनाइजेशन है, क्लाउड नेटिव कंप्यूटिंग फाउंडेशन, CNCF जिसको कहते हैं, ये स्टैंडर्ड्स मेंटेन करती है पूरी दुनिया में। मतलब जो क्लाउड कंप्यूटिंग के हैं और इस तरह के टूल्स हैं जैसे क्यूबरनेटीज वगैरह है, कंटेनर की क्या स्पेसिफिकेशंस होंगी, कि कंटेनर्स बनेंगे कैसे, इमेज किस तरह बनेगी, किसी भी टूल से बने, हो सकता है वो डॉकर से बने, हो सकता है रॉकेट समथिंग एक और टूल है उससे बने, या XYZ किसी और नई टेक्नोलॉजी से बन जाए, लेकिन अगर वो एक स्पेसिफिक सेट ऑफ प्रोटोकॉल को फॉलो करती है, तो वो जो स्टैंडर्ड मेंटेन होता है वो CNCF करता है। क्यूबरनेटीज जो था इनिशियली गूगल यूज करता था, गूगल के डेवलपर्स ने इसको डेवलप किया था, लेकिन विद टाइम जिस वक्त गूगल मे बी दे मूव्ड ऑन विद सम अदर टेक्नोलॉजी, या मे बी एज अ गिफ्ट के लोगों को ये चीज शेयर की जाए, तो क्यूबरनेटीज जो है गूगल ने गिफ्ट कर दिया था ओपन सोर्स कम्युनिटी को। तो जिस वक्त ओपन सोर्स कम्युनिटी को दिया, तो कोई भी इसमें मॉडिफिकेशन कर सकता था, कुछ भी कर सकता था, तो हेंस वहां पे नीड थी कि कोई बॉडी होती जो ये रेगुलेट करती कि ये वाली सारी चीजें मेंटेन कैसे होंगी, चलेंगी कैसे। तो CNCF जो है वो बॉडी है जो इन सारे स्टैंडर्ड्स को रेगुलेट करती है या मेंटेन करती है। क्यूबरनेटीज हमें क्या क्या चीजें प्रोवाइड करता है, जो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट सर्विस डिस्कवरी एंड लोड बैलेंसिंग, सेकंड जो है ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक स्केलिंग जिस तरह हमने डॉकर स्वार्म में भी देखा था, और थर्ड जो है वो रोलिंग अपडेट्स। अच्छा, क्यूबरनेटीज में रोलिंग अपडेट्स और रोल बैक्स जो है, अपडेट्स और रोल बैक्स थोड़े ज्यादा इनहेंस्ड हैं डॉकर स्वार्म से, इसमें एडिड फंक्शनैलिटी भी हमें मिल जाती है। फोर्थ जो है वो हाई अवेलेबिलिटी है, और उसमें अगर हम डिटेल में देखें तो यही है कि ऑटोमेटिकली जो हमारे कंटेनर्स इसमें पॉड होते हैं वो रीस्केड्यूल हो जाएं किसी भी नोड पे अगर फेलियर हो रहा हो, और खुद ये चीज चेंज हो जाए, मल्टीपल जोन्स वगैरह पे चल रहे हो। जिस वक्त भी हम जोन्स की बात करेंगे तो ऑफ कोर्स वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट क्लाउड कंप्यूटिंग, क्योंकि जोन्स नॉर्मली हम लोग अपने लोकल सेटअप में सेटअप करने के लिए फिर 2 जगह पूरा फिजिकल सेटअप करना पड़ता है। तो यूजुअली फॉर द टॉपिक और हम लोग अपनी डिस्कशन क्लाउड तक ही रखेंगे जिस वक्त हम जोन्स वगैरह की बात कर रहे हैं। पांचवी चीज है रिसोर्स मैनेजमेंट। अगर मेरे पास
10-15 मशीन का एक क्लस्टर है और मैं चाहता हूँ कि मैं उसे एफिशिएंटली यूज़ करूँ, मैं उसमें टैग कर दूँ कि एसएसडी वाली मशीन ये है, जीपीयूज़ फलाँ मशीन में लगे हुए हैं और मेरा जो कंटेनर चलेगा वो किस मशीन पे अप होना चाहिए, तो ये वाले सारे काम भी मैं कुबरनेटिस से कर सकता हूँ। तो रिसोर्स मैनेजमेंट के सीपीयू और मेमोरी वगैरह का कोटा वगैरह, ये तो मैं मैनेज कर ही सकता हूँ, लेकिन इसमें एक और कॉन्सेप्ट है टैगिंग का। तो लेवल्स के साथ मैं टैगिंग अगर मैं कर दूँ, तो उसमें एग्ज़ैक्टली जिस जगह मैं चाहता हूँ कि मेरा कंटेनर अप हो, तो वहाँ पे होगा। छठे पॉइंट में लिखा हुआ है सेल्फ हीलिंग का कॉन्सेप्ट हमारे पास डॉकर में भी है, लेकिन वो इतना इवॉल्व नहीं है। यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल प्रोब्स हैं। प्रोब्स यही होते हैं कि जो जब मेरी एप्लीकेशन अप हो रही है, तो पहली रिक्वेस्ट मेरी एप्लीकेशन को कब जाएगी, 10 सेकंड बाद, 20 सेकंड बाद, 30 सेकंड बाद, या मेरे सिस्टम को जितना भी टाइम लगता है। तो और फिर लाइवनेस प्रोब होता है कि अगर मेरी एप्लीकेशन बहुत देर से चल रही है, तो कितनी कितनी देर बाद मैं ये देखता रहूंगा कि मेरी एप्लीकेशन अप है या नहीं। और होता क्या है, अगर मेरी एप्लीकेशन अप ना हो या रिस्पॉन्स ना करे उस प्रोब का, तो क्यूबरनेटीज ये करेगा कि उस कंटेनर को या पॉड को डाउन करेगा। कंटेनर और पॉड अभी हम लोग एक लफ्ज यूज कर रहे हैं, आगे चल के देखते हैं ये है क्या। उसको डाउन करेगा और उसको फिर अप कर देगा बाद में। इसके बाद 7वीं बात जो है वो कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट है। डॉकर में पासवर्ड भी अगर हमें सेव करना होता था, तो हम लोग कॉन्फ़िग का भी डॉकर में कॉन्सेप्ट है जिस वक्त हम डॉकर स्वॉर्म की बात करते हैं। लेकिन यहाँ पे इवॉल्व कॉन्सेप्ट है कि कॉन्फ़िग मैप्स होते हैं। तो एप्लीकेशन की जितनी भी सेटिंग्स होती हैं वो हम लोग कॉन्फ़िग मैप्स में रखते हैं, एनवायरमेंटल वेरिएबल्स जो होते हैं। और अगर मेरे पास कोई पासवर्ड वगैरह है, सीक्रेट्स हम जिसको कहते हैं, पासवर्ड है, और अगर मैं सर्टिफिकेट वगैरह की बात कर रहा हूँ, कोई सीक्रेट की है, तो वो मैं सीक्रेट्स में रखूंगा। वो बाय डिफॉल्ट इनक्रिप्टेड फॉर्म में जो एपीआई सर्वर होता है इसका, उसकी मेमोरी में रहते हैं, वो कहीं सेव नहीं होते। तो ये एक और एडेड फंक्शनैलिटी है जो कुबरनेटीज मुझे देता है। और कुबरनेटीज ऑफ कोर्स एक बहुत इवॉल्व, वाइडली एक्सेप्टेड ऑर्केस्ट्रेशन टूल है। हम लोग कुबरनेटीज पढ़ भी इसीलिए रहे हैं कि हम लोग डॉकर से कंटेनर तो हमने बना लिया, डॉकर से या XYZ किसी भी टेक्नोलॉजी से हम बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए ऑर्केस्ट्रेशन टूल हम कौन सा यूज करेंगे, तो द टूल ऑफ चॉइस और पूरी दुनिया में जो इस वक्त बहुत ज्यादा यूज हो रहा है वो कुबरनेटीज है, एंड वी विल आल्सो यूज दैट। ये एक ओपन सोर्स टूल है और जितने भी क्लाउड वेंडर्स हैं वो इसका मैनेज्ड इंस्टेंस देते हैं। अच्छा, मैनेज में क्या होता है कि हमें सारी इंस्टॉलेशन और सेटअप खुद नहीं करना पड़ता, उसमें कुछ चीजें हमें ऑलरेडी मिलती हैं और कुछ चीजें फिर हम लोग सिर्फ नोड्स वगैरह कितनी होंगी, किस तरह चलेंगी, क्या होगा, ये हमें सिर्फ सेटअप देना पड़ता है। अब हम लोग इसके आर्किटेक्चर को थोड़ा सा देख लेते हैं कि इसमें हमें मिलती क्या क्या चीज है, कि कुबरनेटीज के आर्किटेक्चर में क्या चीज है। अगर मैं इस डायग्राम को देखूं, तो अमित का कोई क्वेश्चन है? हाँ अमित, गो अहेड। ये अभी एक जो मैनेज इंस्टेंस है, इस पे हम देखेंगे, मतलब इस पे काम करके देखेंगे हाँ हम लोग करेंगे, प्राइमरी। लेकिन हाँ आज इस वाली प्रेजेंटेशन का पार्ट नहीं है, क्योंकि आज इंट्रोडक्टरी सेशन है कि हम यूज क्यों करते हैं, है क्या। सही सही। और फिर हाँ हम वन बाय वन ना फिर चीजें इसकी जो बिल्कुल डिटेल्स हैं कि सर्विसेज कैसे बनती हैं, डिप्लॉयमेंट्स कैसे बनती हैं, और मैनेज इंस्टेंस में यूज कैसे करेंगे, वो हम सब करेंगे, मतलब वन बाय वन। आप टुडे इज द इंट्रोडक्टरी सेशन, सही है। अच्छा, सही। इसमें अभी हम लोग देख लें तो राइट साइड पे, राइट बॉटम पे हमें नजर आ रहा है नोड्स हैं। नोड्स में हमें दो चीजें नजर आ रही हैं, क्यूबलेट और क्यूब प्रॉक्सी, के प्रॉक्सी जिसको कहते हैं। प्रॉक्सी जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है कि जितने भी मेरी नोड्स चल रही हैं उसमें नेटवर्किंग का कोई भी काम हो रहा होगा, वो क्यूब प्रॉक्सी का काम है। तो अगर मेरे पास मल्टीपल नोड्स पे क्यूबरनेटीज चल रहा है, तो वो आपस में कम्युनिकेट कैसे करेंगे, क्या होगा, तो वो ये सारा काम क्यूब प्रॉक्सी का है। ये इसमें एक कंपोनेंट है। नोड में ही अगर हम दूसरा कंपोनेंट देखें, क्यूबलेट है। क्यूबलेट वो कंपोनेंट है जो रिस्पॉन्सिबल होता है इस चीज का, कि अगर कोई कंटेनर पॉड जो चल रहा है वो डाउन होता है, अप होता है, उसको रीस्केड्यूल करना है, कहीं और रन करना है, तो ये वाली इंफॉर्मेशन उसे मिलेगी एपीआई सर्वर से जो कंट्रोल प्लेन में मेरा नजर आ रहा है। और ये इंफॉर्मेशन किसी नोड पे जाएगी, नोड पे रिसीव जो करेगा वो क्यूबलेट करेगा, और आप बाकी काम क्यूबलेट का है। अच्छा, अब हम लेफ्ट साइड पे आते हैं। जो मेजर कंपोनेंट्स है वो है एपीआई सर्वर। एपीआई सर्वर इज सॉर्ट ऑफ लाइक द ब्रेन ऑफ कुबरनेटीज। जितने भी काम हैं ये रेस्टफुल सर्विसेज होती हैं। एपीआई सर्वर जो है, हम इसमें मतलब प्रोग्रामिंग के थ्रू भी बहुत सारे काम कर सकते हैं, लेकिन हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए अभी हम, क्योंकि कुबरनेटीज में कोई प्रोग्राम करके इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोविजन वगैरह नहीं कर रहे, तो हमारे लिए यही है कि जो भी हम रिक्वेस्ट भेजेंगे तो वो एपीआई सर्वर पे जाएगी जो कंट्रोल प्लेन में चल रहा होता है। और एपीआई सर्वर फिर आगे जितना भी काम होता है, किस नोड पे क्या होगा, कहाँ पे स्केड्यूलिंग होगी, कहाँ पे अप होगा, डाउन होगा, तो ये सारा सारा काम एपीआई सर्वर का है।
एपीआई सर्वर से लेफ्ट हैंड साइड बॉटम पे मुझे ETCD HCD जिसको कहते हैं ये नजर आ रहा है। HCD जो है वो हमारा स्टोर है जहाँ पे की वैल्यू पेयर्स होते हैं। तो यहाँ पे आईपी की और सर्विस की मैपिंग होती है। ये सिर्फ इन मेमोरी एक स्टोर होता है HCD। तो क्यूबरनेटीज को पता कैसे चलता है कौन सी सर्विस मेरी कहाँ पे रन हो रही है, कितने उसके रेप्लिकास हैं, क्या हो रहा है। तो ये वाली सारी इंफॉर्मेशन हमारी HCD में जाती है। एपीआई कंट्रोलर के नीचे अगर हम देखें तो शेड्यूलर है, SCHED जो लिखा हुआ है। स्केड्यूलर जो है मेरा, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि किस नोड पे कौन से कंटेनर को अप करना है, डाउन करना है, कितने रेप्लिकास चलेंगे। तो ये वाला सारा काम स्केड्यूलर का होता है। अच्छा, कंट्रोल प्लेन में ये वाली तस्वीरें आपको मल्टीपल नजर आ रही होंगी। मल्टीपल का मतलब ये है कि ये हाईली अवेलेबल है, एक से ज्यादा इंस्टेंसेस चल रहे हैं। इसके ऊपर अगर हम ऊपर टॉप पे देखें तो टॉप पे हमें दो चीजें नजर आ रही हैं। CCM, अगर राइट साइड पे देखें तो क्लाउड कंट्रोलर मैनेजर, यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि ये ऑप्शनल है। और दूसरा जो है वो है कंट्रोलर मैनेजर। तो ये वाली सारे काम जितने भी हो रहे हैं कंट्रोल प्लेन में, इतने ये सारे कंपोनेंट्स होते हैं। तो सारी कंट्रोलिंग जो है वो एपीआई सर्वर और कंट्रोलर मैनेजर कर रहा होता है। और इसके साथ साथ हम लोग ये देख लेते हैं कि ये डायग्राम खुद आई कहाँ से है और सारी डेफिनेशंस अगर मुझे डिटेल में रीड आउट करनी है तो यहाँ पे मैंने ऊपर लिंक तो दिया हुआ है। एक दफा यहाँ पे ये वाला पेज खोल लेते हैं। ये इसकी क्यूबरनेटीज की ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है, kubernetes.io। और यहाँ पे अगर मुझे कोई भी डेफिनेशन देखनी है कि कौन सा कंपोनेंट क्या करता है, किस तरह चलता है, एपीआई सर्वर का काम क्या है, HCD का काम क्या है, शेड्यूलर है, कंट्रोलर मैनेजर है, तो ये जितने भी काम है वो सारे यहाँ पे मुझे मिल जाएंगे। और क्लाउड कंट्रोल मैनेजर जो है, क्योंकि हम क्लाउड ही की बातें कर रहे हैं, डिप्लॉयमेंट वगैरह हम वहाँ पे देख रहे होंगे, तो ये वाली सारी चीजें हमें बताता है। तो इसके साथ जो भी कॉन्टेक्स्ट होता है कि सर्विस डिस्कवरी कैसे होगी, लोड बैलेंसिंग कैसे होगी, ये सारा काम क्यूबरनेटीज का खुद है। कंट्रोल मैनेजर और नोड पे जितनी भी स्केजुलिंग वगैरह हो रही होती है, ये सारी चीजें, नेटवर्क कौन से बन रहे होंगे, नेटवर्क चल किस तरह रहे होंगे, कौन सी सर्विस सही लोड बैलेंस हो गए, सही जगह जा रही होगी, दो सर्विसेज को लोड बैलेंस करना है तो वो किस तरह हो रहा होगा, तो ये सारे काम कंट्रोल मैनेजर कर रहा होता है। अच्छा, जिस वक्त हमने बात की कि क्लाउड में हमें मैनेज सर्विस मिलती है, तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड पे आपको कंपोनेंट नजर आ रहा है ना डॉटेड ब्लू लाइन में, ये कंट्रोल प्लेन जो है, कंट्रोल प्लेन या मास्टर प्लेन, हम इसको दोनों नाम देते हैं, कंट्रोल प्लेन या मास्टर प्लेन। तो क्लाउड वेंडर्स जो हैं हमें ये वाली चीज जो लेफ्ट हैंड साइड पे हमें नजर आ रही है, ये कंट्रोल प्लेन जो है ये मैनेज सर्विस देते हैं। तो हमें अगर क्लाउड में क्यूबरनेटीज को चलाना हो तो हमें अपनी सिर्फ सर्विस चलानी होती है। उसमें क्या करना होता है कि जो भी हमारी सर्विस के अंदर या डिप्लॉयमेंट के अंदर जो कंटेनर चल रहा है, उसको हमें चीजें जो भी उसको रिसोर्सेज चाहिए, उसकी कोई स्टोरेज होगी, उसके कोई कॉन्फ़िग मैप्स होंगे, तो हमें सिर्फ ये डिफाइन करने। कंट्रोल प्लेन वाली चीज क्लाउड में हमें मिलती है खुद से, नहीं तो अगर हमें खुद इसका पूरा सेटअप करना पड़े तो हमें कंट्रोल प्लेन अलग से सेटअप करना पड़ता है। और जितनी भी नोड्स होती हैं वहां पे क्यूबलेट और क्यूब प्रॉक्सी इंस्टॉल करके उसको आपस में कम्युनिकेट करवाना पड़ता है। तो हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए और जो काम हमें करना है उसमें कंट्रोल प्लेन, क्योंकि हम लोग जो आगे सेशंस होंगे उसमें कंट्रोल प्लेन को देखेंगे और हम लोग किस तरह उसको प्रोविजन करके अपनी सर्विसेज या डिप्लॉयमेंट्स किस तरह चला रहे होंगे, तो ये सब अगली ट्रेनिंग्स का पार्ट है जो हम लोग इसके बाद स्केड्यूल करेंगे। लेकिन फॉर अंडरस्टैंडिंग, ये अगर कोई बंदा खुद काम करता है तो उसे ये सारे कंपोनेंट्स खुद इंस्टॉल करने पड़ते हैं। और अगर हम क्लाउड की बात करते हैं तो कंट्रोल प्लेन में ये जो 4 या 5 कंपोनेंट्स हमें लेफ्ट हैंड साइड पे नजर आ रहे हैं, जिसमें से 4 ही है मेजर, क्योंकि क्लाउड कंट्रोलर मैनेजर हो जाता है CM की जगह। तो ये 4 कंपोनेंट्स जो हैं हमें मिलते हैं। अब इससे आगे चलते हैं कि भाई पॉड क्या होता है, क्यूबरनेटीज में सबसे स्मॉलेस्ट कंपोनेंट क्या है। तो यहाँ तक हमें एक बात तो क्लियर हो गई कि जिस वक्त हम कंटेनर्स की बात कर रहे हैं, कंटेनर बनाने की मल्टीपल टेक्नोलॉजीज हैं। कंटेनर मैं किसी भी टेक्नोलॉजी से बना सकता हूँ, लेकिन अगर मैं ऑर्केस्ट्रेशन का टूल डॉकर स्वार्म यूज करता हूँ तो उसके लिए मुझे डॉकर जरूरी चाहिए। और अगर मैं ऑर्केस्ट्रेशन का टूल क्यूबरनेटीज यूज करता हूँ तो उसके लिए बस मुझे क्यूबरनेटीज चाहिए। और क्यूबरनेटीज को ये पता होता है कि किसी भी कंटेनर को रन कैसे करना है। तो जितना भी कंटेनर का लाइफ साइकिल है, स्टार्ट होगा, स्टॉप होगा, रीस्केड्यूल होगा, किस नोड पे जाएगा, लोड बैलेंसिंग कैसे होगी, सर्विस डिस्कवरी कैसे होगी, ये वाले सारे काम क्यूबरनेटीज के हैं। क्यूबरनेटीज में जो सबसे स्मॉलेस्ट कंपोनेंट है वो कंटेनर नहीं है। क्यूबरनेटीज में सबसे स्मॉलेस्ट कंपोनेंट को पॉड कहते हैं। यहाँ पे जो कंटेनर है उसके ऊपर एक रैपर है जिसको हम पॉड कहते हैं। पॉड और कंटेनर में क्यूबरनेटीज की जबान में डिफरेंस ये है कि पॉड में मल्टीपल कंटेनर्स हो सकते हैं। ये एक अलग डिबेट है कि वो बेस्ट प्रैक्टिस है या नहीं, लेकिन पॉड में अलग अलग कंटेनर्स हो सकते हैं। और हर हर पॉड की अपनी IP होती है।
तो जिस वक्त अगर मेरे पास मल्टीपल पॉड्स भी चल रहे हैं, मल्टीपल कंटेनर्स भी चल रहे हो एक पॉड में, तो उस वक्त वो यूनिक आईपी के साथ हम उसे एक्सेस कर सकते हैं। तो ये एक डिफरेंस है। अच्छा, ये इस तरह क्यों है? क्यूबरनेटीज ने एक और एब्स्ट्रैक्शन की लेयर उस पर ऐड की है, क्योंकि उसकी मैनेजमेंट जो कंटेनर की करनी होती है और सारी चीजें जो कंटेनर के साथ चलती हैं, इसलिए कंटेनर से ऊपर एक इन्होंने रैपर दे दिया जिसको हम पॉड कहते हैं। ऑल्दो जिस वक्त हम लोग क्यूबरनेटीज की हमेशा बात कर रहे होंगे, हम कंटेनर ही कह रहे होते हैं, लेकिन क्यूबरनेटीज की जबान में जो स्मॉलेस्ट यूनिट है, बेशक एक पॉड के अंदर एक ही कंटेनर चल रहा हो, तो हम उसे पॉड कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पॉड की डेफिनेशन को क्लियर कर लें, क्योंकि ये हमारे साथ अब क्यूबरनेटीज यूज करना है, तो पॉड तो हमारे साथ बस चिपक के चलेगा। किसी का कोई क्वेश्चन है तो अभी कर लें। क्वेश्चंस हम बाद में भी ले सकते हैं, ऑफलाइन भी ले सकते हैं, लेकिन अभी जो 1 घंटे का सेशन रखा है उसमें कोशिश करते हैं जितने भी कंपोनेंट्स हैं उनको हाई लेवल पे कवर कर लें, फिर हम अगले उसमें हैंड्स ऑन प्रैक्टिस वगैरह करेंगे इंशाल्लाह। हेलो अदिल भाई, जी। क्वेश्चन ये था कि कंटेनर्स के पास भी तो अपना एक नेटवर्क का सिस्टम होता है, तो वो नेटवर्क का सिस्टम क्या पॉड्स होता है या फिर वो अलग से चलता है और ये पॉड्स जो है अपना नेटवर्क अलग बनाते हैं? नहीं, अब देखो, कंटेनर के पास ना इटसेल्फ कोई नेटवर्क का सिस्टम नहीं होता है। कंटेनर जिस वक्त मैं डिफाइन करता हूँ, डॉकर की कंपोज फाइल जो होती है हम उसमें नेटवर्क डिफाइन करते हैं, लेकिन कंटेनर इटसेल्फ जो है उसके पास कोई अपना सिस्टम नहीं होता है नेटवर्किंग का। मतलब वो जहाँ पे मैं चला रहा हूँ बस वही, उसके पास वही एक्सेस है, बस वो पोर्ट्स वगैरह हम लोग रन के वक्त डिफाइन करते हैं, और रन के वक्त मैं नेटवर्क भी डिफाइन करता हूँ कि नेटवर्क चलेगा कौन सा। तो जो पॉड है, पॉड्स में भी यही कॉन्सेप्ट है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि इसमें क्यूबरनेटीज में नेटवर्क वगैरह कैसे चलते हैं, क्योंकि अब हम लोग सिर्फ डॉकर की बात नहीं कर रहे। अब हम, हमारे लिए कंटेनर है सिर्फ कि हमारी डॉकर फाइल थी या कोई भी कंटेनर बनाने की फाइल थी, उससे हमने कंटेनर बना लिया। वो चलेगा कैसे, उसकी नेटवर्किंग कैसी होगी, उसके वॉल्यूम कौन सी वो यूज करेगा, कॉन्फ़िगरेशंस कहाँ से आएंगी, ये सारी चीजें अब, क्योंकि ये ऑर्केस्ट्रेशन का एक अलग टूल है, तो ये सारी जिम्मेदारी अब इस टूल की है। तो इस टूल के अपना एक जार्गन है। तो वो, अच्छा, ये रैपर भी एक मतलब बहुत इंटेलिजेंट डिजाइन है। इन्होंने मतलब कई चीजें देखते हुए ये रैपर डिजाइन किया है, और डायरेक्ट वही कॉन्सेप्ट नहीं ले लिया जो डॉकर में होता है कि डॉकर में बस कंटेनर है तो कंटेनर है। इन्होंने कंटेनर के ऊपर एक रैपर डेलिबरेटली दिया है, उसके कई यूज हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन द थिंग इज कि इसमें ये जो यूनिक आईपी वगैरह मिल रही है, तो ये फॉर अ रीजन ये सारी चीजें आ रही हैं कि लोड बैलेंसिंग का अगर सिनेरियो आ जाता है, तो ऊपर अगर एक नाम हम देते हैं किसी भी चीज को, जैसे मेरी सर्विस का नाम है एबीसी, और नीचे 3 पॉड चल रहे हैं, तो तीनों पॉड्स की यूनिक आईपी होगी, तीनों पॉड्स को यूनिकली वो टेस्ट करेगा कि वो चल रहा है, अप है, डाउन है, जो भी है, उसकी कम्युनिकेशन किससे होनी है, तो उसमें कम्युनिकेशन का प्राइवेट नेटवर्क कौन सा होगा। तो यहाँ पे ये जो कॉन्सेप्ट है ना क्यूबरनेटीज में, ये बहुत ज्यादा इवॉल्व्ड है, तो दैट्स वाई इन्होंने एक रैपर दिया है। मतलब बहुत इंटेलिजेंट डिजाइन है, बहुत अच्छा डिजाइन इन्होंने बनाया है इसके ऊपर। एनी अदर क्वेश्चन? हाँ भाई दानियाल, तुम्हारा क्वेश्चन था कोई और यहाँ पे क्वेश्चन है तो क्लियर कर लो, फिर हम आगे चलते हैं। थोड़ा सा अब स्पीड मारेंगे, 10 मिनट रह गए हैं, और हम लोग कंपोनेंट्स की ही बात करेंगे, हैंड्स ऑन प्रैक्टिसेस फिर हम अगले सेशंस में करेंगे इंशाल्लाह। तो आज मैं चाह रहा हूँ कि जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो थोड़ा हम कवर कर लें। सही है, आई होप, आई सपोज के क्वेश्चन नहीं है। तो पॉड की हमने बात कर ली। जो स्मॉलेस्ट यूनिट है क्यूबरनेटीज में वो पॉड होता है, और पॉड के अंदर एक कंटेनर या एक से ज्यादा कंटेनर हो सकते हैं, और जितनी भी मैनेजमेंट है पॉड की वो क्यूबरनेटीज करता है, ऑफ कोर्स, क्योंकि यही ऑर्केस्ट्रेशन का हमारा टूल है। अच्छा, पॉड के बाद एक और चीज है जिसको हम कहते हैं रेप्लिका सेट। ये एक कंपोनेंट है। रेप्लिका सेट का मकसद ये है कि जिस वक्त मुझे एक पॉड को या एक कंटेनर को, अच्छा, अब हम लोग पॉड की बजाय कंटेनर की बजाय लफ्ज पॉड ही यूज करेंगे, तो क्यूबरनेटीज में मैं एक सिंगल पॉड को चला सकता हूँ, लेकिन उस पॉड को अगर मुझे स्केल करना है या उसके मल्टीपल रेप्लिकास चलाने के, वो हाईली अवेलेबल हो जाए, मतलब एक से ज्यादा इंस्टेंस उसके चल रहे हो, तो वहां पे एक कॉन्सेप्ट आता है रेप्लिका सेट का। रेप्लिका सेट हमें ये अलाउ करता है कि मैं जो भी मेरा पॉड है उसको मैं हॉरिजॉन्टली स्केल कर सकूं, एक से ज्यादा इंस्टेंस बना दूं। तो रेप्लिका सेट का ये एक इसका कंपोनेंट है। तो सबसे पहले हमने बात कर ली पॉड की, और पॉड के ऊपर एक और चीज आ गई जिसको हम कह रहे हैं रेप्लिका सेट। ये रिस्पॉन्सिबल है कि पॉड को अगर मैंने स्केल करना हो या मैंने ये इंश्योर करना हो कि एक से ज्यादा पॉड चल रहे हो, तो फिर वहां पे मैं रेप्लिका सेट यूज करूंगा। अच्छा, रेप्लिका सेट के बाद आगे चलते हैं। अगली चीज है डिप्लॉयमेंट। डिप्लॉयमेंट जो है, हमने एक बात की थी कि क्यूबरनेटीज हमें ये अलाउ करता है कि हम लोग
रनिंग इंस्टेंस पे या अपनी एप्लीकेशन पे जो भी पॉड्स या डिप्लॉयमेंट जो चल रही होगी, डिप्लॉयमेंट क्या है अभी डिस्कस करते हैं, तो जो डिप्लॉयमेंट चल रही होगी तो उस पे हम लोग अपडेट्स कर सकें और रोल बैक्स कर सकें। तो अपडेट और रोल बैक कभी भी पॉड पे नहीं होंगे या रेप्लिका सेट पे नहीं होंगे, ये होंगे डिप्लॉयमेंट पे। अब डिप्लॉयमेंट क्या है? डिप्लॉयमेंट जो है उसमें मल्टीपल चीजें आती हैं। डिप्लॉयमेंट के अंदर रेप्लिका सेट भी आता है कि एक पॉड जो है, डिप्लॉयमेंट के अंदर पॉड आएगा कि किस चीज को रन करना है, एक हो सकता है, मल्टीपल पॉड्स हो सकते हैं, तो किस चीज को रन करना है और उसके कितने इंस्टेंस चल रहे होंगे और उसको कितना स्केल करना है। बाय डिफॉल्ट उसका जो रेप्लिका काउंट होगा या स्केल का काउंट होगा कि 4 इंस्टेंस में हमेशा चल रहे हो। तो ये वाली सारी चीजें इनकैप्सुलेट होके एक और मतलब एक ऑब्जेक्ट हमें मिल गया जिसको हम कह रहे हैं डिप्लॉयमेंट। अब यहाँ पे थोड़ी सी यूं लगेगा कि कॉम्प्लेक्सिटी ऐड होती जा रही है, लेकिन मैं थोड़ा सा इसको आसान कर देता हूँ कि हम लोग जब भी बात करेंगे वो डिप्लॉयमेंट ही की बात करेंगे कि हमारी एक डिप्लॉयमेंट है जिसके अंदर एक या मल्टीपल पॉड्स चलते हैं और वो पॉड्स के जितने भी हेल्थ चेक्स होते हैं, जो प्रोब्स होते हैं जिनको हम कहते हैं, तो वो सारे डिप्लॉयमेंट का पार्ट बनेंगे। अब जो डिप्लॉयमेंट है उसका काम ये होता है कि भाई ये इंश्योर करना, अगर मैं डिप्लॉयमेंट में ये लिख देता हूँ कि मेरी एप्लीकेशन चले, मतलब मेरा पॉड चले और उसके 3 इंस्टेंस चल रहे हो, उसको उसकी कॉन्फ़िगरेशन में वो क्या चीज यूज करेगा वो मैं वहां पे डिफाइन करूंगा, और हेल्थ चेक में क्या चीज चलेगी, प्रोब्स कौन से होंगे तो वो कहाँ पे डिफाइन करूंगा। तो ये सारी चीजें जो मुझे अलग अलग कॉन्सेप्ट हम लोग डिस्कस करेंगे कर रहे थे, अब वो सारी चीजें मुंजमद होके एक जगह आ गई जो डिप्लॉयमेंट पे मुझे मिलती हैं। तो अगर मैं कोई डिप्लॉयमेंट की मैं बात करूं तो डिप्लॉयमेंट में हमेशा कोई पॉड होगा, पॉड की इंफॉर्मेशन होगी, अगर हमें उसको रोल अपडेट करना है या रोल बैक करना है तो वो मैं पूरी डिप्लॉयमेंट को रोल बैक या अपडेट करूंगा। अगर मुझे डिप्लॉयमेंट को स्केल करना है तो मैं हमेशा डिप्लॉयमेंट को स्केल करूंगा। डिप्लॉयमेंट को स्केल करने से मुराद ये है कि जो भी पॉड उसके अंदर चल रहा होगा वो स्केल हो जाएगा। मेरी डिप्लॉयमेंट या मेरा पॉड अगर कोई कॉन्फ़िगरेशन यूज करता है तो वो इन्फॉर्मेशन भी मैं डिप्लॉयमेंट के अंदर रखूंगा। और अगर कोई हेल्थ चेक है तो वो भी चीज के पॉड का हेल्थ चेक जो चेक होता है वो भी चीज मैं डिप्लॉयमेंट में डाल दूंगा। तो यहाँ पे कोई क्वेश्चन है तो यहाँ पे क्लियर कर लें, क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और हम लोग हमेशा डिप्लॉयमेंट ही की बात करेंगे कि भाई जो भी हम लोगों का पॉड चल रहा है वो सिंगल पॉड कभी नहीं चलेगा, एक डिप्लॉयमेंट के अंदर ही चलेगा कि डिप्लॉयमेंट डिफाइन करेगी कि कितने पॉड्स चलाने हैं। तो यहाँ पे कोई क्वेश्चन है तो ये बहुत जरूरी है कि ये वाला कॉन्सेप्ट हम डिप्लॉयमेंट का क्लियर कर लें कि डिप्लॉयमेंट का रैपर क्यों है हमारे पास। भाई किसी का कोई क्वेश्चन है तो डिस्कस कर लें, नहीं तो फिर आगे चलते हैं। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर, लेकिन एक दफा बस मैं रिएटरेट कर देता हूँ। जिस वक्त मैं पॉड की बात करता हूँ, पॉड के अंदर कंटेनर चल रहा होता है, तो अगर मेरे पास आज मेरी कोई भी एप्लीकेशन है, मैंने वो कंटेनर चलाना है तो मैं डायरेक्ट चला दूंगा। अब उसको एनवायरनमेंट चाहिए कि एनवायरनमेंट वेरिएबल्स अगर कोई चीज रीड करनी है या डेटाबेस से कनेक्ट करना है, किसी और सर्विस से कनेक्ट करना है, तो वो वाली सारी इन्फॉर्मेशन मैं कैसे दूंगा। तो उसके लिए मुझे डिप्लॉयमेंट चाहिए होती है। डिप्लॉयमेंट में मैं ये सारी इन्फॉर्मेशन देता हूँ कि नाम क्या होगा उस डिप्लॉयमेंट का, और उसके अंदर कंटेनर कौन सा चल रहा होगा पॉड के अंदर, और उसकी अगर कोई इन्वायरमेंट वेरिएबल्स वो रीड करता है, कोई सीक्रेट्स रीड करता है या किसी वॉल्यूम को एक्सेस करता है, वॉल्यूम की उसे नीड है तो मतलब स्टोरेज की नीड है, तो वो वाली सारी चीजें हमें एक जगह मिल गई जो हम डिप्लॉयमेंट में डिफाइन कर देंगे। इसके आगे हम चलते हैं तो अगला जो कंपोनेंट है वो है कॉन्फिग मैप्स या सीक्रेट्स। कॉन्फिग मैप्स जिस तरह हमने पहले डिस्कस किया था कि जो भी इन्वायरमेंट वेरिएबल्स होते हैं वो हम लोग कॉन्फिग मैप में डाल देते हैं कि जो भी मेरी डिप्लॉयमेंट है या मेरा पॉड है जब वो चलेगा तो उसे इन्वायरमेंट वेरिएबल्स में इंजेक्ट करने के लिए कुछ चीजें चाहिए। तो वो चीजें कहाँ से आएंगी, एक तरीका तो ये मैं लाइन बाय लाइन एक एक करके स्पेसिफाई करूँ। दूसरा तरीका ये यहाँ पे क्यूबरनेटीज में उसका एक ऑब्जेक्ट मिलता है। अब लेट्स से कि मेरी एक एप्लीकेशन है, प्रोडक्शन का उसका एनवायरनमेंट अलग है, लाइव का एनवायरनमेंट अलग है और क्यूए का एनवायरनमेंट अलग है। तो इस केस में जो करने वाला काम है वो हम इस तरह कर सकते हैं। मैं एक यूज केस डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि एनवायरनमेंट वेरिएबल्स का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर है जो कंटेनर हम यूज कर चुके हैं उसमें। तो यहाँ पे मैं 3 कॉन्फिग मैप्स बना दूंगा और हो सकता है उसके ऊपर मैं 3 डिप्लॉयमेंट्स बना दूं या किसी तरह कंडीशनल चेक लगा दूं कि जिस वक्त मैं ये आर्ग्यूमेंट दूं तो मेरा लाइव का एनवायरनमेंट रन हो, जिस वक्त मैं ये आर्ग्यूमेंट दूं तो मेरा प्रोडक्शन का एनवायरनमेंट अप हो, और जिस वक्त मैं कोई और आर्ग्यूमेंट दूं तो क्यूए का एनवायरनमेंट अप हो। इसके साथ हमने सीक्रेट्स की बात की थी। डॉकर में जिस वक्त हम लोग पासवर्ड वगैरह को सेव कर रहे थे तो वो हम वेनिला की वैल्यू स्टोर में सेव करते थे जिस तरह एनवायरनमेंट्स थे।
यहाँ पे हमारे पास सीक्रेट्स का कॉन्सेप्ट है और सीक्रेट्स की डेफिनेशन ये है कि इज एन ऑब्जेक्ट, जो भी मतलब ये कंपोनेंट है हमारा, दैट इज यूज्ड टू स्टोर सेंसिटिव इंफॉर्मेशन सच एज पासवर्ड। पासवर्ड एक यूज केस है, एपीआई कीज अगर कोई भी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन है, या टीएलएस सर्टिफिकेट्स। तो ये सारी चीजें जो हैं वो सीक्रेट्स में हम डाल सकते हैं। अच्छा, ये बोलता है कि सीक्रेट्स जो हैं वो बिल्कुल सिमिलर हैं कॉन्फ़िग मैप से, लेकिन वो रेस्ट पे मतलब कहीं पे भी वो मेमोरी में जहाँ पे भी एग्जिस्ट करते हैं वो इनक्रिप्टेड होते हैं, बस ये एक डिफरेंस है। और क्योंकि क्यूबरनेटीज डॉकर वगैरह से बहुत ज्यादा इवॉल्व्ड है और हम लोग डॉकर से ही इसका बार बार कंपैरिजन कर रहे हैं, तो इसमें सर्विस कॉन्टेक्स्ट होता है और इसमें राइट्स भी हम दे सकते हैं कि कौन सी सर्विस को क्या राइट्स हैं। वो एडवांस कॉन्सेप्ट्स हैं, हम लोग अभी मतलब डेमो वगैरह में भी नहीं देखेंगे, इसके बाद जो हैंड्स ऑन प्रैक्टिसेस करेंगे आगे उसमें। लेकिन एक इसमें एडवांस कॉन्सेप्ट ये है कि यहाँ पे भी हम लोग एक्सेस कंट्रोल यहाँ पे भी लगा सकते हैं। अच्छा, सर्विस कॉन्फ़िग में एक बिल्कुल लास्ट चीज ये है, कैन बी क्रिएटेड एंड मैनेज थ्रू एपीआई सर्वर। जो हम लोग एपीआई सर्वर जो हम कह रहे थे ब्रेन है क्यूबरनेटीज का, और कैन बी यूज्ड बाय एप्लीकेशंस रनिंग विद इन द क्लस्टर एज वॉल्यूम्स और एनवायरनमेंट वेरिएबल्स, जो हमने बात की कि एनवायरनमेंट वेरिएबल्स में यूज होता है और वॉल्यूम पे ये एग्जिस्ट कर सकता है कहीं। Secrets can be updated dynamically, allowing for runtime changes to sensitive information without requiring a redeployment of application. अच्छा, ये वाला जो यूज केस है वो ये है कि जिस वक्त हम लोग डॉकर की बात करते हैं तो हम environment variables देते हैं, अगर डॉकर फाइल में ही हमने कुछ डाल दी है या अलग से दे दी है तो एक दफा हमने दे दी है, अब हमारे पास कोई तरीका नहीं है कि उस इंफॉर्मेशन को रीअप्लाई करवाने का, या हमारे पास कोई तरीका नहीं है उस इंफॉर्मेशन को अपडेट करने का। जब भी हम अपडेट करेंगे तो एप्लीकेशन हमेशा रीडिप्लॉय करनी पड़ेगी। क्यूबरनेटीज ने जो एब्स्ट्रैक्शन दी है इसको अलग करके वो ये दी है कि हम लोग रन टाइम पे इसको चेंज कर सकते हैं, रीडिप्लॉयमेंट हमें जरूरी नहीं होती। तो इसका फिर क्यूबरनेटीज में तरीका क्या है, ये होता कैसे है। मैंने लेट से किसी कॉन्फ़िग मैप में कोई चीज चेंज कर दी, चेंज करने के बाद मैं चाहता हूँ कि वो जो मेरी रनिंग एप्लीकेशन है उसमें चल जाए। तो एक तरीका तो ये है कि अगर 3 या 4 5 इंस्टेंस चल रहे हैं, मैं 1-2 को किल करूँ या 5 को किल कर दूँ, वो एक-एक करके किल करेगा और जो नए इंस्टेंस अप होंगे तो वो नया कॉन्फ़िग मैप ट्रीट कर देंगे। तो दिस इज़ वन ऑफ द वे, दिस इज़ अ वर्क अराउंड। लेकिन जो इसमें है कि रीडिप्लॉयमेंट के बगैर चल जाता है। अगर मैं किसी तरह एपीआई सर्वर से डायरेक्ट मैं बात कर रहा हूँ तो इसको मैं रन टाइम पे फेच कर सकता हूँ जो भी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन है। 3 सर्विसेज हमारी रहती हैं, वो 3 कंपोनेंट्स रहते हैं जिसमें से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट है वो है सर्विसेज का। क्योंकि क्यूबरनेटीज में हर चीज अलग है, तो जिस वक्त मैंने अपना पॉड बना लिया और पॉड बन गया, अब पॉड को मैं एक्सेस नहीं कर सकता। एक्सेस करने के लिए पॉड को मुझे सर्विस चाहिए। सर्विस क्या होती है, सर्विस में 3-4 चीजें, अगर मुझे प्राइवेट ही रखना है अपनी सारी चीजों को तो क्लस्टर आईपी देनी पड़ेगी, जो मेरे क्लस्टर की आईपी होगी, मैं नई नई भी बना सकता हूँ। लेकिन क्लस्टर आईपी जो है वो कभी भी पब्लिक नेटवर्क से बात नहीं करेगी। इसके साथ अगर मेरी सर्विसेज बहुत ज्यादा चल रही हैं और मैं चाहता हूं कि वो आपस में बात कर लें और वेल नोन पोर्ट्स ना हो, तो इसमें एक और सर्विस है नोड पोर्ट की। ये हम लोग बहुत कम ही यूज कर रहे होंगे, मतलब अपने हमारे केस में जो मैट्रिक्स में हम लोग यूज कर रहे हैं इसमें इसकी जरूरत शायद कभी ना पड़े या बहुत कम पड़े। तो आपस में सर्विसेज कभी भी बात कर रही हैं जो मुझे एक्सपोज नहीं करनी इंटरनेट पे, तो वो मैं नोड पोर्ट से करवाऊंगा। तीसरी सर्विस है लोड बैलेंसर की। अगर मैं कोई डिप्लॉयमेंट बनाता हूँ, मेरी डिप्लॉयमेंट बन गई ले और उसके नीचे 3 इंस्टेंस चल रहे हैं। अब हमने पॉड की क्या बात की थी कि हर पॉड की एक अपनी आईपी है, और लोड बैलेंसर को मैं डिप्लॉयमेंट बताऊंगा कि फला डिप्लॉयमेंट के ऊपर लोड बैलेंसर लगाना है। तो जिस वक्त हम लोड बैलेंसर लगाएंगे, पॉड्स नीचे 3 अपनी आईपी लेके बैठे हुए हैं, तो ये सारी राउटिंग जो है और लोड बैलेंस जो हो रहा होगा वो कौन करेगा, वो जिम्मेदारी है लोड बैलेंसर सर्विस की। तो ये वाली सारी सर्विसेज इसमें बनी हुई होती हैं, हमें सिर्फ कॉन्फ़िगर करनी होती है। जिस तरह हमने कोई डिप्लॉयमेंट बनाई, इसी तरह हम लोड बैलेंसर की एक सर्विस बनाएंगे या नोड पोर्ट की क्लस्टर आईपी वगैरह की सर्विस बनाएंगे। मतलब हमारी हो सकता है 2 माइक्रो सर्विसेज ऐसी हो जो आपस में सिर्फ बात करती हों और इंटरनेट पे उनका कोई एक्सपोजर ना हो, तो उनको हमेशा हम क्लस्टर आईपी वगैरह करके प्राइवेट आईपी पे डालेंगे। तो ये एक यूज केस है। चौथी जो है इसमें एक्सटर्नल नेम है। अगर किसी डीएनएस से मैं बाइंड करता हूँ, जैसे www.abc.com में खोलूँ और उसके पीछे मेरा क्लस्टर चल रहा हो और उसी से वेबसाइट सर्व हो रही हो, तो ये वाला काम एक्सटर्नल नेम से होगा। इसके साथ जॉब्स का कॉन्सेप्ट है। लिनक्स में एक कॉन्सेप्ट होता है कि अगर मुझे कोई काम एक दफा करना है तो उसकी मैं कोई शेल स्क्रिप्ट बना लूँ। तो जॉब जो है वो सिंगल टास्क को कंप्लीट करने के लिए होती है। और अगर मैं कोई काम मल्टीपल, जैसे हर संडे को मैं कोई काम करना चाहता हूँ या हर दिन कोई काम होना चाहिए,
तो Kubernetes हमें बैच जॉब्स की एक फंक्शनैलिटी देता है कि हम कोई बैच जॉब बना लें, तो अगर जितने भी कंटेनर्स रन हो रहे हैं उसमें से मुझे मतलब पॉड्स रन हो रहे हैं उसमें से मुझे कोई चीज फेच करनी है, कोई क्लेंजिंग करनी है, कोई डाटा फेच करना है, कहीं पे बैकअप लेके कुछ और राइट करना है, तो ये वाले सारे काम हम लोग अपार्ट फ्रॉम द मेन लॉजिक जॉब्स के थ्रू कर सकते हैं। तो एक कंपोनेंट ये भी है, ये हम लोग हार्डली शायद यूज करेंगे कभी, आई डोंट थिंक कि हमारे यूज केस में आएगा, लेकिन स्टिल क्योंकि हम कंपोनेंट्स को कवर कर रहे हैं तो जॉब्स भी हैं। अच्छा, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आज के सेशन के लिए लास्ट, क्योंकि जो हम लोग चीजें अभी डिस्कस कर रहे हैं वो हमारे यूज केस की बहुत क्लोज है हमारे यूज केस से। तो डॉकर में एक कॉन्सेप्ट है वॉल्यूम्स का। अब सबसे बड़ा इशू ये आता है डॉकर में कि जिस वक्त मैं डॉकर स्वार्म को चलाऊंगा और डॉकर कंपोज को मैंने चलाया, अब डॉकर स्वार्म मेरा चल रहा है एक नोड पे या वो चलेगा मल्टीपल नोड्स पे। तो जिस वक्त मल्टीपल नोड्स पे चल रहा है तो उसको किसी स्टोरेज से कनेक्ट होना है, तो वो स्टोरेज डॉकर स्वार्म के केस में हर नोड पे एग्जिस्ट करनी चाहिए। क्यूबरनेटीज में ये वॉल्यूम्स का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत इवॉल्व्ड है। क्यूबरनेटीज ये कहता है कि आपके पास अगर कोई वॉल्यूम है, एसएसडी है, एचडीडी है, या किसी भी तरह की एनएफएस है, एक्सवाईजेड कोई भी वॉल्यूम है, एस3 का ऑब्जेक्ट है, तो वो कहता है कि आप इसको एज अ वॉल्यूम डिफाइन करें अलग से, और इसके ऊपर परसिस्टेंट वॉल्यूम क्लेम होगा, पीवीसी। परसिस्टेंट वॉल्यूम क्लेम जो होगा वो ये बताता है कि अगर मेरी डिप्लॉयमेंट को स्टोरेज चाहिए तो मेरी डिप्लॉयमेंट हमेशा परसिस्टेंट वॉल्यूम क्लेम के थ्रू स्टोरेज मांगेगी क्यूबरनेटीज के सर्वर से। वो हमेशा ये बात बोलेगी कि भाई मुझे 1 GB का स्पेस चाहिए, तो उसकी मैनेजमेंट जो है उसके पीछे किस नोड पे क्या स्टोरेज लगी हुई है, किस तरह वो यूज हो रही है, किस तरह नहीं हो रही, वो वाला सारा काम क्यूबरनेटीज का है जिस वक्त हम परसिस्टेंट वॉल्यूम्स को डिफाइन करेंगे। अच्छा, ये थोड़ा सा इवॉल्व कॉन्सेप्ट है और माइट नॉट बी के फर्स्ट गो में क्लियर हो, तो इसको आप लोग बिल्कुल ऑफलाइन रीड भी कीजिएगा और हम लोग ऑफलाइन इसको ले सकते हैं, इसको डिस्कस करेंगे। लेकिन जो आज की इंट्रोडक्टरी क्लास है उसमें काफी सारी चीजें मैंने कवर करने की कोशिश की हैं, इसके बाद हम लोग हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करेंगे। तो दिस इज अबाउट इट कि हम क्यूबरनेटीज से काम क्या करते हैं, इसके मल्टीपल कंपोनेंट्स क्या होते हैं, और अगर हमें कोई क्यूबरनेटीज पे हमने पॉड चला लिया, कंटेनर चल गया हमारा पॉड के अंदर, तो अब उसको इंटरनेट से बात करवानी है या दूसरी सर्विस से बात करवानी है, किसी माइक्रो सर्विस से बात करवानी है, वो काम कैसे होगा, तो वो हमने देख लिया कि सर्विसेज के थ्रू होगा। अगर हमारी एप्लीकेशन को कोई डाटा राइट करने की जरूरत है, जैसे लेट्स से कि स्टेटफुल सेट्स का कॉन्सेप्ट होता है कि डेटाबेस की सर्विस अगर कोई इसमें चल रही है, मतलब डेटाबेस की डिप्लॉयमेंट चल रही है, तो उसकी स्टोरेज जो है वो सबको एक्सेसिबल होनी चाहिए और वो एक से ज्यादा जगह बैकअप होनी चाहिए। तो वो किस तरह चलेगा, क्योंकि यहाँ पे तो हम मल्टीपल नोड्स की बात कर रहे हैं, क्लस्टर्स की बात कर रहे हैं, जैसे 10 नोड्स का एक क्लस्टर बना हुआ है, नोड से मुराद पीसी है, 10 कंप्यूटर्स का एक क्लस्टर बना हुआ है, तो कौन सी स्टोरेज कहाँ से यूज होगी, परसिस्ट कहाँ होगा, डेटा नहीं होगा, कॉन्फिग मैप्स क्या होते हैं, तो ये वाली सारी चीजें हमने हाई लेवल पे डिस्कस की हैं। कोई क्वेश्चंस हैं तो वो अब हम ले लेते हैं, रिकॉर्डिंग में यहाँ पे स्टॉप कर रहा हूँ, हम ऑफलाइन भी ले सकते हैं, लेकिन कोई भी स्पेसिफिक क्वेश्चंस हैं जो अभी हमने डिस्कशन की है, देयर आर स्टिल अ लॉट ऑफ थिंग्स जो हमने अभी डेलिबरेटली छोड़ी होंगी, लेकिन जो हमने मेन कॉन्सेप्ट्स हैं क्यूबरनेटीज के अराउंड वो सब कवर कर लिए हैं। तो कोई क्वेश्चंस हैं तो प्लीज आस्क।